एक चीज जो सबसे स्ट्राइकिंग मेरे को लगी है तेरी पर्सनालिटी के बारे में कि आज तक तूने जितने अपॉइंटमेंट्स होल्ड किए हैं हर अपॉइंटमेंट के अंदर अगर आपको 2 नहीं तो 1 अवार्ड तो मिला ही मिला है। जो इनका पूरा सीनियर वो है ना, मैं उनको ट्रैक करूंगा, क्योंकि नीचे वालों को पकड़ोगे फिर और कुछ कैडर आ जाएंगे, फिर और कुछ कैडर आएंगे, बट अगर आपने ऊपर से सिर उड़ा दिया तो बंदे दिख रहे हैं कि वो सामने पहाड़ चढ़ रहे हैं और तुम 3 आदमी दौड़ रहे एंड हम 3 भाग रहे हैं। घर से कुछ पिट पिट की आवाज आई तो जैकी था, उसने मेरे गर्दन पकड़ी और नीचे बोला साफ फायर आ रहा है। पोस्ट के सामने सर जब बर्फ पड़ जाती थी तो हम देखते थे कि 3 टांगे दिखती हैं, तो कोई चीता था जिसकी 1 टांग उड़ चुकी थी उस माइनफील्ड में। एंड वैली में आपने देखा होगा ना सर कि एक राउंड भी फायर होता है तो बहुत आवाज गूंजती है। तो मैंने कहा अगर राउंड फायर होने की आवाज आ जाए ना इस दिन आपको, इस समय से लेकर इस समय तक, उसके बाद मैंने अपनी कंपनी की सारी एमएमजी निकलवाई सर, सारी एजीएल एजेस निकलवाए और उनको सेट करिया कि तुम लोग यहाँ रखो और अगर कुछ भी सामने से तुम्हें हरकत दिखाई दे, बिकॉज वो दिखाई देती थी सर नाले पार ना, तो मैंने तुम फायर खोल देना। तुम संगम गए रोजाना घूमने जाते हो तो मैंने कहा नहीं सर संगम तो नहीं गए। तो बोले यार कमाल करते हो, तुम संगम नहीं गए। मैंने कहा कि आप कुछ भी पूछ लो, मैंने बुक कर ली। तो उन्होंने कुछ पेजेस खोले, एक क्वेश्चन पूछा, मैंने जैसा उसमें लिखा था वैसे ही उनको बता दिया। और पहली बार मैं इतने बच्चों के सामने या इतने लोगों के सामने पहुंचा, जैसी मेरी टर्न आई कि ओके थॉट ऑफ द डे जाओ बोलो, मैं जैसे खड़ा हुआ सबके सामने तो मैं सब भूल गया। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। और फ्रैंकली आज का जो पॉडकास्ट है वो शूट करते हुए मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया, क्योंकि आज के जो गेस्ट हैं वो नॉर्मली मेरे को होस्ट होते हैं। यस, सो फाइनली वी हैव लेफ्टिनेंट कर्नल कौशलेंद्र सिंह, सेना मेडल, एज ए गेस्ट ऑन आवर शो मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। कौशलेंद्र जो है वो एक राजरिफ के ऑफिसर हैं, 19 राजरिफ, एंड ही हैज़ ऑल्सो सर्व विद 23 पैरा स्पेशल फोर्सेस फॉर क्वाइट सम टाइम। फौज के अंदर आपको पता है बड़े सारे अपॉइंटमेंट्स होते हैं, एंड ये वो अफसर है जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। हर अपॉइंटमेंट, हर पोस्टिंग के अंदर ही हैज़ बीन अवॉर्डेड एटलीस्ट वंस इफ नॉट ट्वाइस, यानी 2 बार नहीं तो कम से कम 1 बार उनको अवार्ड जरूर मिला है। ही इज गॉट अ सेना मेडल, ही इज गॉट अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड, ही इज गॉट अ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड, ही इज गॉट अ नॉर्दर्न आर्मी कमांडर्स कमेंडेशन कार्ड। और इसके अलावा जब वो यूनाइटेड नेशंस में थे, ही इज गॉट अ फोर्स कमांडर फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस, उनके commendation card. I know so many competitions in the army and I have never seen this guy और उस कंपनी lose, कभी हारते हुए मैंने नहीं देखा है। So आज के पॉडकास्ट में let's just see what is all this about the spirit of winning, and let's get started with Lieutenant Colonel Kaushalinder Singh, Sena Medal। हाय कौशी, तो तेरे को वेलकम तो नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। या मैं सोच रहा था तेरे को भी वेलकम तो नहीं करना पड़ेगा आज। नहीं सर, कि वेलकम टू आवर शो एंड थैंक यू सो मच। ये हमारा ही शो है। या एंड Yes, we are here. आपका पहला पॉडकास्ट है और हमारा अभी जो ये मेक शिफ्ट स्टूडियो हमने बनाया इसमें है। बिल्कुल। या इट कुडंट हैव बीन बेटर ऑफ कोर्स। या बड़ा अच्छा आ रहा है अभी भी। या तो मेरे को आज दबा के एक्टिंग करनी पड़ी क्योंकि मेरे को तेरे बारे में सब कुछ पता है। दैट इज व्हाई वी आर पार्टनर्स एंड वी हैव बीन टुगेदर फॉर आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स, कितने ये साल अभी? 20 साल हो गए। 20 साल 2004 वायुस में थे हम साथ। या हम एक साल 2004 में वायोस हमने एक साथ किया था, दैट इज यंग ऑफिसर्स कोर्स, और अभी हम पार्टनर्स हैं। एंड तो चलो, मैं एक्टिंग भी अच्छी करती हूँ, सब बोलते हैं। हाँ। शुरू एटीट्यूड से करते हैं। एक चीज जो सबसे स्ट्राइकिंग मेरे को लगी है तेरी पर्सनालिटी के बारे में, एंड दैट आई फील इज योर एटीट्यूड। कुछ तो है कि तू मानेगा, इफ आई हैव टू गिव सम काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड, कि आज तक तूने जितने अपॉइंटमेंट्स होल्ड किए हैं हर अपॉइंटमेंट के अंदर अगर आपको 2 नहीं तो 1 अवार्ड तो मिला ही मिला है। सो व्हाट डज इट टेक टू हैव दैट काइंड ऑफ अ गो, जो गो गेटर वाला एटीट्यूड होता है ना? मतलब आई हैव नेवर सीन एनीबॉडी विद दैट काइंड ऑफ अ गो। पहले तो सर मैं बोलूंगा कि आप ही को फॉलो कर रहा था मैं वाइफ से। है ना, यंग ऑफिसर कोर्स में आपको देखा जब वो आपके चक्कू वक्कू लगे थे। We'll not talk about all या that. वो बात ही है। तो तभी से आपको फॉलो कर रहा था। जैसे आपको मैंने सुनता रहता था कि सर को वहाँ ये मिल गया है, शौर्य चक्र मिल गया है, कमेंडेशंस मिल गए हैं, तो मैं भी कोशिश करता रहता था कि कुछ ना कुछ करते रहते हैं। नहीं, शायद अच्छा चलता रहे। आप आज आपके बारे में बताओ। तो सर हाँ, सभी मेरी जितनी भी आउटिंग्स हुई, जितनी भी पोस्टिंग्स हुई, सभी में मुझे 1-1 अवार्ड तो पक्का मिला। एंड जो बाकी मेडल्स या ट्रॉफी जो हैं वो अलग से हैं, बट
अवार्ड्स। इनफैक्ट आपका नाम तो 2 बार सिविलियन अवार्ड्स के लिए भी गया हुआ है। यस सर। तो साइटेशंस बहुत सारे गए एंड मेरी कोशिश हमेशा ये रही कि मैं अपना 100% देता रहूं। अपना 100% दोगे मतलब इट्स लाइक कि आपका कंपटीशन आपके साथ है। आपको जिस दिन ये लगेगा कि इससे बेटर तो हो ही नहीं सकता था, इट मीन्स कि ठीक है, मैंने अपना एफर्ट किया। रेस्ट सीनियर के ऊपर है सर, कि वो किस तरह से उसको देखते हैं। बट अपना सेटिस्फेक्शन तभी आता है जब आप अपना बेस्ट देते हो। आपकी टीम भी आपको देखती है, तभी वो भी अच्छा करती है। और आपने हमेशा अपना मैंने best दिया। कोशिश करी सर कि गॉड इट शोज। एट द एंड ऑफ द डे ये फीलिंग नहीं आना चाहिए कि मैं शायद इसमें और अच्छा कर सकता था या इसको इस तरह से किया जा सकता था। यार पता है कौशी, तेरा एक बचपन का इंसिडेंट है जो पर्सनली मुझे बहुत इंस्पायर करता है, और मेरे बच्चे परेशान हो गए वो इंसिडेंट सुन सुन के उसके बारे में। तो क्लास 7th में जब आप थे एंड हाँ। या प्लीज शुरू हम वहां से करते हैं। सर क्या था ना कि मैं क्लास 7 से पहले सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ता था हम्म। एंड कई सारी चीजें मैं कहूँगा कि जो शायद अभी तक मेरे साथ चल रही हैं वो वहीं की देन है। बड़ा सारा इंडियन कल्चर एंड इनफैक्ट मेरी बहन जो मेरे से 3 साल छोटी है, मैं अभी भी उसका नाम नहीं लेता हूँ बिकॉज स्कूल ने वो चीज़ें सिखाई कि पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करना, टीचर्स की करना। फिर मेरे फादर सिंचाई विभाग में थे, उनकी पोस्टिंग नरोरा में हुई। वहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो उनका एक बहुत ही अच्छा स्कूल है वहाँ, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का। तो सम हाउ आई गॉट एडमिशन इन टू दैट स्कूल, और वो स्कूल इंग्लिश मीडियम था। इंग्लिश मीडियम स्कूल था, मेरा एडमिशन हो गया, मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि यार ये तो बिल्कुल ही अलग है माहौल यहाँ पे, सब कुछ। और एक दिन मैं रेड हाउस में था, तो एक दिन हाउस कैप्टन आता है और मेरे से बोलता है कि नेक्स्ट वीक रेड हाउस की टर्न है एंड तुम थॉट ऑफ द डे बोलोगे। थॉट ऑफ और द डे। या एंड वो बोल के चला गया एंड मैं पूरे दिन मैं सोचता रहा कि कैसे बोलूँगा, क्या करूँगा? पूरे स्कूल के असेंबली के सामने होता है, क्योंकि तब तक तो सुनते थे ना कि वो आप असेंबली में खड़े हुए हो और एक बच्चा आता है, थॉट ऑफ द डे बोलता है और चला जाता है। तो मैंने कहा कि कोई नहीं, 1 हफ्ता है, मैं तैयारी कुछ तो बोल ही दूँगा। तो एन एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। मैंने सोचा ये कि थॉट था। ये थॉट है, इसको मैं बोल दूँगा एंड बड़ा कॉमन सा है, सब जगह सुनते हो, सब जगह बोलते हो, तो मैं बोल दूँगा जाकर। और पहली बार मैं इतने बच्चों के सामने या इतने लोगों के सामने पहुँचा, जैसी मेरी टर्न आई कि ओके थॉट ऑफ द डे जाओ बोलो, मैं जैसे ही खड़ा हुआ सबके सामने तो मैं सब भूल गया। मतलब लिटरली मैं मतलब एन एप्पल बोला मैंने, और एप्पल के बाद वो एप्पल टूट के गिर गया ज़मीन पे। ठीक है? मैंने कहा यार ये क्या हो गया? एंड बच्चे हँसने लगे थोड़ी देर में, सबसे ज़्यादा तो मेरी क्लास वाले ही हँस रहे थे शायद। ठीक है? तो फिर मैं अच्छा पकड़ा मिल गया हाँ, उनको। फिर वापस आया मैं, टीचर्स ने वापस बोला कि गो बैक। क्लास में आया, क्लास में बच्चों ने खूब हँसी उड़ाई। फिर मैंने सोचा यार कि ऐसे नहीं हो सकता है, कि अगर सभी लोग बोल सकते हैं या दूसरा बच्चा आगे बोल सकता है तो मैं भी बोल सकता हूँ। मतलब मेरा ये पर्सनल मानना है, मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ कि अगर कोई चीज़ कोई दूसरा इंसान कर सकता है, तो वो तुम भी कर सकते हो। मैं गया घर, टाइम लिया मैंने, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने मैं हर दिन लगभग मिरर के सामने खड़ा होता था, बोलने की एक्टिंग करता था, फिर कुछ तैयारी करता था, फिर बोलता था, उसका रिहर्सल करता था। एंड जब हम 8th क्लास में आए, तो मैंने अपना नाम हिंदी डिबेट के लिए दिया। हिंदी खुद मीडियम हाँ, खुद खुद दिया कि मैं हिंदी डिबेट में पार्टिसिपेट करूँगा। तो लोगों को लगा कि यार कि तू मतलब क्यों पंगे ले रहा है? तो रहने मेरा दे। क्लास में जो मेरा एक फ्रेंड था, उसने बोला कि भाई इसमें ना बहुत बोलना पड़ता है, इसमें एक लाइन नहीं बोलनी होती है। शायद तुम समझ नहीं पाए हो। तो मैंने बोला कि नहीं मैंने प्रैक्टिस करी है। तो उसने बोला कि एक लाइन नहीं है कौशल, 3 या 4 मिनट बोलना होता है। तो मैंने कहा नहीं मैंने प्रैक्टिस करी है। एंड 8th क्लास के उस पहली डिबेट से लेकर 12th क्लास तक मैं कभी सेकंड नहीं आया। मैं उसमें फर्स्ट आया, फिर उसके बाद फर्स्ट आया, फिर उसके बाद फर्स्ट आया। 9th क्लास में मैं स्कूल की टीम में सेलेक्ट हुआ। मनोगुरु आंध्र प्रदेश गया नेशनल के पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर 10th, 11th, 12th जब तक मैं स्कूल में रहा मैं हमेशा वाओ, फर्स्ट आया। तो मतलब मुझे लगा कि अमेजिंग। ठीक है, अगर कोई दूसरा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, और मैं कर सकता हूँ तो मुझे लगता है सब कर सकते हैं। ठीक है? तो ये इंसिडेंट था, बट वो कैरी ऑन होता रहा, मेरे साथ चलता रहा। या इससे पहले कि कॉलेज में भी आई थिंक यू वन लॉट ऑफ। या कॉलेज में अगेन कॉलेज फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर किरोड़ीमल कॉलेज में था मैं।
तो वहाँ पर एक शहीद असिस्टेंट कमांडेंट डिबेट होती है, तो वो तीनों बार मैंने जीती। एंड यू रिप्रेजेंटेड नॉर्थ कैंपस एज वेल। मैं अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करने गया जाकिर हुसैन कॉलेज में, और वहाँ पे भी आई केम फर्स्ट। वाओ। तो हिंदी डिबेट्स अच्छा रहा मेरा। शायद अगर वो 7th क्लास में इंसिडेंट नहीं होता, या तो मैं कभी बोलता ही नहीं। यार ये तुम्हारा सोचना है, सीरियसली मैं इसी बात के पे जो बता रहा था ना, ऐसे इंसिडेंट और भी बहुतों के साथ हुए होंगे, बट उसको एज़ ए चैलेंज कितने लोगों ने लिया है कि अपने आप को सुधारना है, दैट इज़ व्हाट मेक्स यू डिफरेंट। यस, बट मुझे लगता है कि सर आपको ह्यूमन बनाया गया है। मतलब वी ऑल आर दैट हाँ। एनिमल इंस्टिंक्ट, एंड शायद हम यहीं पर अलग हैं बाकी से, या बट हर कोई, मैं कहने की है कोशिश ना? कर रहा हूँ, हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता है या नहीं सोचता है, एंड दैट इज़ व्हाट सेट्स एवरीबॉडी, हमारी जो इंडिविजुअलिटी होती है। और ये भी गलत नहीं है अगर किसी ने बोला कि मैं बोलने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं अच्छा लिख सकता हूँ, तो हाँ, लिखने लग जाता है। या बिल्कुल। तो लेट्स मूव ऑन टू छोटा-सा आपका फैमिली का ब्रीफ। आई एम श्योर अंकल एंड या आंटी हमारे सारे पॉडकास्ट देखते हैं तो हाँ, हाँ, हाँ। अरे मेरी मदर पूरे दिन मेरे पॉडकास्ट हाँ, देखती हैं हम लोगों के, एंड बताती रहती हैं। तो मेरे फादर सिंचाई विभाग में इंजीनियर थे, एंड मेरी मदर हाउसवाइफ हैं। हम लोगों की ट्रांसफ़र होती रहती थी हर 2-3 साल में फौजियों की तरह, बट यूपी स्टेट के अंदर ही घूमता रहता था। एंड मैक्सिमम क्लास फर्स्ट से लेकर 6-7 तक मेरी पढ़ाई छिबरामऊ में एक सरस्वती शिशु मंदिर था उसमें हुई। फिर मेरे से 3 साल छोटी मेरी बहन है, हम दोनों एक ही स्कूल में जाते थे। फिर जब नरौरा आए, फिर मेरा छोटा वाला भाई करम, वो बॉर्न हुआ, और बस हम 3 सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं। तो तेरा एटीट्यूड दिखाने के लिए स्कूल का आई थिंक और एक इंसिडेंट है, जिसमें सोशल साइंस में तू फेल हो गया था शुरुआत में, समथिंग लाइक दैट? नहीं, नहीं, क्या हुआ ना कि मैं बैडमिंटन भी खेलता था, मैं डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेट भी करता रहता था, फिर मतलब काफ़ी घूमता-फिरता रहता था। पढ़ाई में ठीक था, मतलब मैं बुरा नहीं था, अच्छा था। तो टीचर्स को बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि मतलब स्कूल में सभी लोग जानने लगे थे 8th, 9th, 10th, मतलब 2-3 साल से लगातार ये डिबेट फर्स्ट। के बाद? हाँ, तो सभी लोग जानने लगे थे, टीचर्स भी काफ़ी वो करते थे। तो जब प्री बोर्ड हुए तो मेरे जस्ट पासिंग मार्क्स आए सोशल साइंस में, 10th क्लास में। तो टीचर ने बोला कि यार ये डिबेट वगैरह बोलने से तुम्हारा काम नहीं होगा, ठीक है? 10वीं तो पास करनी पड़ेगी तुमको, एंड इससे कुछ नहीं होने वाला है, लाइफ ऐसे नहीं बनेगी। तो मैंने कहा कि मैम बताइए क्या करना है? तो एक कुंद्रायन बाबा की बुक आती थी सर, यूँ मोटी-सी होती थी शायद ना, तो उन्होंने बोला कि कुंद्रा बाबा कराओ कंप्लीट, अगर तुम्हें बोर्ड में अच्छे नंबर लेके आने हैं और अच्छे से पास होना है, तो उसको पूरा तैयारी करो, पूरी पढ़ाई करो, उसको कर लो। मैंने ठीक है। अगेन मैं सर घर गया, 7 दिन तक, 7-8 दिन तक मैंने वो पूरी बुक पढ़ाई करी। पूरी बुक पढ़ी, एंड अगले हफ्ते आके मैंने मैम के सामने वो टेबल पे रखा कि मैंने बुक पढ़ ली है। तो उन्होंने बोला मतलब? मैंने कहा कि आप कुछ भी पूछ लो, मैंने बुक कर ली है। तो उन्होंने कुछ पेजेज़ खोले, एक क्वेश्चन पूछा, मैंने जैसा उसमें लिखा था वैसे ही उनको बता दिया। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर उनको लगा कि शायद यही हाँ। इसने तैयार किया होगा। फिर उन्होंने कुछ और पेजेज़ खोले, फिर उन्होंने पूछा, फिर जैसा उसमें लिखा था फिर मैंने उनको बता दिया। तो उन्होंने बोला तूने पूरे याद कर लिया है? मैंने कहा हाँ, मैंने पूरी याद कर लिया है। मतलब मेरा ये है कि अगर मुझे कोई टॉपिक या सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, हाँ। आप मुझे वो बुक दीजिए, मैं उसको पढ़ूँगा। अगर आप मैं नेक्स्ट डे ही आपको ब्रीफ दे दूँगा कि इस पूरी बुक में ये था। मैं पूरी रात पढ़ता रहूँगा और आपको नेक्स्ट डे खत्म करके बता दूँगा। अगर आपको सुनना है, तो आप मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए, एंड मैं वो प्रोड्यूस कर दूँगा कि ये ऐसे था। तो मैंने मैम को बोला कि हाँ, मैंने कर लिया। आपने बोला था कि इसको करो, तो मैंने ये याद कर ली। तो बोलती है गुड, अ, अभी तेरा ठीक है, अच्छे नंबर आएँगे। बोर्ड एग्ज़ाम हुआ, रिज़ल्ट पेपर आया, तो मैंने देखा कि अरे! इसमें तो मैथ भी है। ठीक है? तो मैंने कहा कि यार मैथ तो मैंने याद ही नहीं किया था, बिकॉज़ मैथ की तो प्रैक्टिस करनी होती है, एंड उसमें तो मैंने 91 या 92 का अटेम्प्ट किया, मैथ मेरा काफ़ी बार छूट गया, और आई स्कोर्ड 89। ओह माय या गुडनेस! तो 92 भी अगर अपीयर किया है तो उसमें से यू स्कोर्ड हाँ, 89, सोशल वो साइंस भी में सोशल 89, साइंस में। यस, तो आई स्कोर्ड 89 इन सोशल साइंस। तो मैम वाज़ वेरी हैप्पी कि हुँ। ठीक है, तुमने अगर इतने टाइम में इतनी मेहनत करके
कर लिया। आई होप साइंस वगैरह के मैम ने तुम्हें बुलाया नहीं होगा तो वहाँ हाँ, उन्होंने मतलब मेरा ठीक-ठाक था तो उन्होंने बुलाया नहीं। बाद में अगर शायद बुला लेते तो और अच्छा होता। शायद ओवरऑल ठीक हो जाता था। करेक्ट, करेक्ट। तो या ये वाला इंसिडेंट था। बट वो चीज़ मैं अभी भी फ़ॉलो करता हूँ। जो चीज़ मेरे को लगता है कि ये अच्छी है या करनी है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि शायद उस तरह से फिर से करें। स्कूल में बदमाशी करने के बाद यू रीच्ड कॉलेज। देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग किरोड़ीमल कॉलेज जॉइन करने का भी कोई अच्छा इंसिडेंट है सुना है? हाँ, सर क्या हुआ ना कि 12th के बाद उस टाइम में क्या होता था कि सभी के पेरेंट्स बोलते थे, "हाँ, बच्चे क्या बनोगे?" एंड हम बोलते थे कि डॉक्टर या इंजीनियर। हाँ, अगर आपने कुछ और बोल दिया तो तुम बिल्कुल बेकार हो, नालायक हो, किसी काम के नहीं हो। तो 12th के बाद नरौरा एक ऐसी जगह थी जहाँ कोचिंग्स नहीं थी एंड उस समय कोचिंग इस तरह से होता भी नहीं था कि हर छोटी-छोटी या जगह पे कोचिंग हो। तो 12th के बाद मैंने फादर को बोला कि मेरे को दिल्ली जाना है एंड फादर ने कहा यार कि फादर पुराने समय के थे, उन्होंने कहा कि आगरा जाओ, आगरा इतनी अच्छी जगह कॉलेज है वहाँ पे कोचिंग करना। तो उस टसल में दिल्ली वाला हुआ नहीं मेरा। मैं उन्होंने देखा कि ठीक है 10th-12th अच्छे नंबर हैं, कुछ एनसीसी भी करी हुई थी मैंने, फिर नेशनल डिबेट्स वगैरह भी है। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ गया, उन्होंने मेरे को हॉस्टल भी दे दिया। बट 1-2 महीने में मुझे लगा कि यार दोस्त यहाँ पे ना तुम पढ़ाई तो करोगे नहीं, हाँ, ठीक है? ऐसे ही घूमते रहोगे। देन आई डिसाइडेड कि मैं यहाँ नहीं पढ़ूँगा, मेरे को दिल्ली ही जाना है और पूरा वो 1 साल मेरा खराब हुआ इस तरह से। फिर मैंने फादर को बोला कि देखो, मुझे आप दिल्ली जाने दो, ठीक है? लेट मी डू माई मैं खुद करूँगा अगर करूँगा तो। देन उन्होंने कहा कि ठीक है, आप दिल्ली जाओ। फिर मैं जब वो फॉर्म भरे जाते हैं तो आया और हिंदू कॉलेज एंड केएमसी और रामजस इन तीनों में मैंने फॉर्म डाला। तीनों में हो गया, फिर मैं हिंदू गया पहले। मैंने हिंदू से पूछा कि एनसीसी है क्या यहाँ पर? कि किस साल की बात है ये? 1999 बिकॉज़ 98 में मैंने या 12th किया, ओके, फिर 1 साल मैंने ड्रॉप किया, 99 में मैं आया। मैं जस्ट उसी साल इंडिया गया था जब। ओके, तो उन्होंने कहा कि नहीं एनसीसी नहीं है। बोले कि अगर एनसीसी करनी है तो केएमसी में जाओ। तो मेरे को था यार कि एनसीसी करेंगे एंड ठीक है, मतलब 12th तक मैंने बहुत पढ़ाई करी थी मेडिकल को और उसके लिए, तो मैंने कहा इतना तो पढ़ ही लूँगा मैं कि पास हो जाऊँगा। ठीक है, तो कि पढ़ाई-वढ़ाई में ज़्यादा कुछ ऐसा मतलब है नहीं, टेंशन नहीं है। फिर आई जॉइन्ड किरोड़ीमल कॉलेज और वहाँ पर एनसीसी में एएनओ होते थे डॉक्टर एस के कौशिक, अभी भी हैं इनफैक्ट बट एएनओ नहीं है वो, छोड़ दिया आई उन्होंने। आई मेट कौशिक सर। या जी, आप मिले कौशिक हुए सर से हैं। मिला हूँ मैं। वेरी फाइन जेंटलमैन। तो बहुत वंडरफुल वंडरफुल हुँ, वो जेन्युइन एंड शायद मैं इस तरह के टीचर से ज़िंदगी में अब कभी नहीं मिला हूँ। जितने लोगों की उन्होंने हेल्प करी है, जितने स्टूडेंट्स की उन्होंने हेल्प करी है, हुँ। हैट्स ऑफ टू हिम, हैट्स ऑफ टू हिम। तो तुमने ही केएमसी में बहुत गदर मचाया? केएमसी मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। मतलब हुँ, मैंने क्योंकि मैम से तुम वहीं मिले? हाँ, वो भी पार्ट और है। कुछ? केएमसी मेरा बहुत अच्छा रहा मतलब केएमसी इनफैक्ट केएमसी में फर्स्ट ईयर में जो बहुत अच्छा करता है, उसको कॉलेज कलर मिलता है। सेकंड ईयर में अगर अच्छा करते हो आप तो कॉलेज कार्डिगन मिलता है और थर्ड ईयर में कॉलेज ब्लेज़र मिलता है, जैसे अपना एकेडमी में होता है। ओके, एंड मेरे को तीनों साल मिला। आई गॉट कॉलेज कलर, कॉलेज कार्डिगन एंड कॉलेज ब्लेज़र किरोड़ीमल कॉलेज में एंड बहुत ही अच्छा मेरा तीनों साल एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने, बहुत अच्छा सर्कल बना। देन कौशिक सर ने मेरे को एनसीसी का पूरा वो दे दिया था कि जिस तरह से तुझे चलाना है, तू हाँ, चला, सेकंड ईयर में। तो तू क्या कैडेट कैप्टन था? वो मैं थर्ड ईयर में बना, या थर्ड ईयर में मैं सीनियर रेंडर ऑफिसर था एंड सेकंड ईयर में ही सर ने मेरे को सीनियर रेंडर ऑफिसर का एक तरह से चार्ज टाइप दे दिया था हाँ, कि यू रन दिस कॉलेज एनसीसी व्हाटएवर वे यू वांट। एंड बड़ा हंगामा सा हुआ, कई सारे सीनियर्स को बुरा भी लगा। तो मैंने क्या किया कि कि किस लिए बुरा लगा? वही मैंने क्या किया कि ठीक है, मैंने कहा कि सर अगर आप चाहते हो कि मैं चलाऊँ तो मैं फिर अपने उससे चलाऊँगा। तरीके से। हाँ, तो बोले कि हाँ, ठीक है बट इसको चलाओ, ये अच्छा होना चाहिए। तो जनरली क्या होता है ना कि नॉर्थ कैंपस में या कॉलेजेस में कि एनसीसी का बहुत ज़्यादा होल्ड या से नहीं होता है। ठीक है, आप जाएँगे तो हाँ, या कुछ है, कुछ चल रहा हुँ, है उस तरह से। मैंने कहा कि अगर करना है तो इसको ऐसा करना है कि लोगों को लगना चाहिए कि यार यहाँ पर एनसीसी है एंड ये एनसीसी विंग इस कॉलेज की कुछ कर रही है। तो मैंने सबसे पहले एक नोटिस निकाला कि जो वीकली ड्रिल नहीं आएगा, वो आउट हो जाएगा। तो थर्ड ईयर के मैक्सिमम या जो कैडेट्स थे मैंने उनको हाँ, बाहर कर दिया।
ठीक है, तो बड़ा हंगामा, जो केवल अपॉइंटमेंट्स पर थे, हाँ, जो सीनियर अंडर ऑफिसर, जेईओ एंड एक कुछ और थे वो रहे, और बाकी सबको आउट कर दिया मैंने। फिर मैंने सेकंड ईयर जो मेरे साथ वाले थे, मैंने उनको बताया कि जिसको तुमको रहना है रहो, अदरवाइज आप भी आउट हो जाओ। तो हम सेकंड ईयर में मैंने 10 या 20 को रखा, बाकी उनको भी सबको आउट कर दिया। और फर्स्ट ईयर में जनरली जो 40-50 कैडेट्स को लिया जाता था, मैंने उस समय 120 या 130 कैडेट्स लिए। तो बड़ा हंगामा हो कि यार 130 कैसे? तो मैंने कहा चिंता मत करो, मैं इनको भी आउट कर दूँगा आधों को। तो जब पहली फॉल इन हुआ, तो मैंने बोला कि जो नहीं आएगा, उसको मैं आउट कर दूँगा। जो ये टीम है, मतलब इट्स लाइक केएम एनसीसी है, जो इस टीम का हिस्सा नहीं रहेगा, मैं उसे आउट कर दूँगा। एंड धीरे, धीरे, धीरे हुँ। वो टीम इतनी स्ट्रॉन्ग बनी कि केएमसी में अगर इलेक्शंस होते थे, स्टूडेंट यूनियन के, तो लोग बाग हमारे पास आते थे कि अगर एनसीसी सपोर्ट करेगी तो हम जीत जाएँगे, नहीं तो नहीं जीतेंगे। एंड हम इसका बहुत फ़ायदा उठाते थे बेसिकली, ठीक है? और किंग मेकर्स। हाँ, हाँ, बिल्कुल। देन आई स्टार्टेड एक केएम कैडेट करके, जो अभी भी हो रहा है, शायद ओके। आप गए थे उसमें। थर्ड ईयर में जब मैं पहुंचा, तो इस फेस्टिवल को और बड़े लेवल पे किया गया, और एक हमने मैगजीन भी शुरू करी, बहुत अच्छे से केएम कैडेट करके मैगजीन निकलती थी। ये फेस्टिवल होता था। और थर्ड ईयर में ये इल- फेस्टिवल का कुछ प्रॉब्लम हुआ था वेन्यू को लेके? हाँ, मुझे सब पता है। आपको सब पता है, हाँ? प्रॉब्लम यही है। या थर्ड ईयर में क्या हुआ ना, कि जनरली जो केएमसी का फेस्टिवल है, मेन फेस्टिवल, कॉलेज फेस्टिवल रिनेसा, वो 14 फेब को बीच में लेता है कि 12, 13, 14 फरवरी होगा, या 13, 14, 15 फरवरी होगा, या 14, 15, 16 फरवरी होगा। इट्स लाइक वैलेंटाइन डे, जनरली उसमें मनाया जाता है। जब थर्ड ईयर शुरू हुआ, तो इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस में कुछ ऐसा हुआ कि जो प्रेसिडेंट बना, उसको हमने सपोर्ट नहीं किया था। बाद में हम बड़े अच्छे दोस्त भी बने, इनफैक्ट हमने साथ में कुछ और भी चीज़ें करी, बट नहीं, कॉलेज है, सब यंग होते हैं, सब वैसे हैं। तो हमने सपोर्ट नहीं किया था। एक मंजीत था, वी आर स्टिल इन टच, हमने उसको सपोर्ट किया हुआ था। बाकी जिसको सपोर्ट किया वो सब जीत गए, मंजीत एक वोट से हार गया। तो मैंने लगा कि यार ये तो बड़ा ही वो है, कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमने सपोर्ट किया और वो। तो मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं। अगर नाउ क्या हुआ कि प्रेसिडेंट साइड एक साइड हो गई, और हम लोग एक साइड हो गए कि एनसीसी विंग एंड हम सारे एक तरफ हो गए। मैंने 12, 13, 14 फरवरी, यस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 3 डेट्स पे केएम कैडेट फेस्टिवल के लिए सब कुछ बुक कर लिया। कॉलेज का, कॉलेज ऑडिटोरियम, कॉलेज ग्राउंड्स, कॉलेज लाइब्रेरी, जहाँ-जहाँ कुछ भी हो सकता था वो सब बुक कर लिया। अच्छा, ये एडवांस में बुकिंग जो होती है। हाँ, जैसे ही मतलब आई थिंक इलेक्शंस के रिजल्ट आए, उसके 3-4 दिन बाद मैंने सब बुक कर लिया। इन और एंटीसिपेशन। यस, मैंने कहा कि ये मेरा फेस्टिवल होगा अभी, ठीक बदमाश हो यार तुम। एंड सब बुक कर लिया। तो 6, 7, 8 को 8 तारीख इस मतलब काफ़ी टेंशन हो गई। मतलब एक साइड हमारा ग्रुप था एनसीसी का, एक साइड स्टूडेंट यूनियन वाला ग्रुप था, एंड जो प्रेसिडेंट था वो कॉलेज हॉस्टल में था। उसने बोला कि यार अच्छा, ठीक है हम देखेंगे। मैंने हाँ ठीक है देखेंगे। 8 तारीख को अचानक से मेरा एक जूनियर था कुछ, उनकी एंट्री, कॉलेज एंट्री में, बिकॉज़ फेस्टिवल भी चल रहा था, तो स्टूडेंट यूनियन और उनके साथ में कुछ हाथापाई हुई, एंड काफ़ी हंगामा हो गया। काफ़ी हंगामा हो गया, तो मैं कहीं बाहर कॉलेज में ही प्रीमाइसेस में था, तो मैंने कॉलेज प्रिंसिपल को बोला कि सर देखो, ये तो अच्छी खासी लड़ाई हो गई है। स्टार नाइट जो होती है, मेन जो अट्रैक्शन होता है, वो था। तो मैंने सर अगर इसको ना पोस्टपोन कर देते हैं, कैंसल कर देते हैं, क्योंकि अगर ये होगा तो हो सकता है फिर से लड़ाई हो जाए। तो कॉलेज प्रिंसिपल ने क्या किया कि जो उस लड़ाई में इन्वॉल्व थे स्टूडेंट यूनियन वाले, उन सबको एक्सपेल कर दिया हॉस्टल से। बोला कि केवल आप एग्जाम देने आओगे, एंड वो स्टार नाइट भी कैंसिल हो गई। तो एक एमएस बिट्टा हैं, एंटी टेररिस्ट फ्रंट के प्रेसिडेंट हैं वो, उस समय होते थे, अभी भी शायद वही हैं। उनको जेड+ सिक्योरिटी मिली हुई है। तो आई विजिटेड हिज प्लेस। मैंने गया उनके पास, मैंने उनको बताया कि ऐसे-ऐसे हम 3 दिन का ये नेशनल लेवल फेस्टिवल कर रहे हैं, जहाँ बहुत सारे कैडेट्स आएँगे, एंड वो ही वाज़ सो गुड टू अस। उन्होंने बोला कि चिंता मत करो, मैं तीनों दिन आऊँगा। ठीक है? तो मेरे को यही चाहिए था। मैंने कहा हाँ, हाँ, बिल्कुल आप तीनों दिन आइए,
और हम एक शपथ लेंगे अगेंस्ट टेररिज्म और वो सारा, वो पूरा ओपनिंग भी आपसे कराऊंगा, क्लोजिंग। तो एंड ही सपोर्टेड अस। तो उन्होंने बोला कि मैं तीनों दिन आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मेरा एक बहुत लाइक कजन ब्रदर और कहूँ या भाई की तरह एक सीनियर होता था, सुरेश मान, वो अभी दिल्ली में ही प्रधान है। वो सत्यवती कॉलेज में प्रेसिडेंट होता था एंड काफ़ी सीनियर था, डूसू में भी रहा। मैंने उनको भी बताया कि भैया ऐसे ऐसे है और ये चीज़ें चल रही हैं, तो आप लोग भी आ जाना। तो उन्होंने कहा हाँ तू चिंता मत कर, मैं आ जाऊँगा। अरे तू क्यों टेंशन ले रहा है? मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने कहा मैं ये चाहता हूँ कि कुछ भी ना हो। तो बोले कि ठीक है। उसके बाद हमने इलेक्शन, मतलब हम मिले, मैं और वो प्रेसिडेंट। मैंने कहा देख यार ऐसा है कि हमने तो डिफेंस मिनिस्टर को भी इनविटेशन एक्सटेंड किया हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा, बट उसके लिए भी शायद पुलिस आएगी रेकी वैकी करने और वो सारी चीज़ें। बाकी बिट्टा सर ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है, ठीक है, और मान भी आ रहा है। तो मैंने कहा तू कुछ ऐसा मत करना यार कि अभी तो तुम्हें कॉलेज से निकाला है, अननेसेसरी कुछ लीगल वो तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए, पुलिस लेके जाए तुम्हें, ठीक है, तो देख ले। बाकी मैंने कहा तेरी मर्जी है। और आराम से हमने तीनों दिन फेस्टिवल किया, 12, 13, 14 फरवरी को, ठीक है। एंड बहुत ही अच्छे से हमारा फेस्टिवल हुआ एंड वो अभी तक चल रहा है। कैंप एडिट इज स्टिल गोइंग ऑन। तेरी बातें सुन के लग रहा है कि मिस कर दिया कॉलेज लाइफ हैपनिंग। नहीं मतलब मेरे को लगता है, मैं अपने एक्सटेंडेड फ्रेंड्स को बोलता हूँ कि वो भी बहुत सही जरूरी है, बट कॉलेज आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है। एनसीसी का तुम्हारी जिंदगी में बहुत मेजर रोल रहा है। मैं बताऊं कि तू बताएगा? नहीं कुछ मैं बताता हूँ, अगर कुछ छूट जाए तो आप बता देना। इनफैक्ट दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, एक प्रोफेशन, फौज, एंड आई थिंक सीधा तुम क्योंकि एनसीसी में थे वहां, करेक्ट, और दूसरी इंपॉर्टेंट मैम। बिल्कुल। क्या हुआ ना सर कि एनसीसी ने मेरे को बहुत एक्सपोजर दिया, बड़ी सारी चीजें करी मैंने, बहुत सारे अचीवमेंट्स भी रहे एनसीसी में, बहुत सारे अचीवमेंट्स रहे मेरे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर तीनों में। तो आईएमए अटैचमेंट एक कैंप होता है जो एनसीसी से सेलेक्टेड कैडेट्स होते हैं कुछ ऑल ओवर इंडिया से, वो आईएमए जाते हैं देहरादून, और आई थिंक 15 या 20 दिन का एक कैंप होता है जब टर्म ब्रेक होता है अपना, उस समय तो आई गॉट सेलेक्टेड। दिल्ली की तरफ से कुछ आई थिंक 4-5 हम लोग थे, बाकी हर जगह से आए, और हम आईएमए अटैचमेंट कैंप के लिए गए। वहाँ पर मेरे इंस्ट्रक्टर उत्तम दीक्षित सर होते थे, मेजर उत्तम दीक्षित, सेना मेडल, 2 राजरिफ, कारगिल वेटरन। तो वहाँ देखा इतना, मतलब आईएमए की लाइफ देखी, आईएमए का लेआउट किस तरह से होता है। जीसी तो थे नहीं, बट आपको एक वाइब्स आती हैं किसी जगह से ना सर, की वाइब्स आती हैं, आप देखते हो, मतलब वो चैटवुड हॉल एंड वो सारी चीजें। सॉरी यार, उस समय जीसी होते तो दूसरी तरह की वाइब। हाँ करेक्ट, मतलब तो आपको तो पता नहीं होता ना कि यहाँ पर जब कार्यक्रम होता है तो कैसे होता है। तो बड़ी वाइब्स आती हैं, मतलब आपको वो फील होता है, आप कनेक्ट कर सकते हो कि चैटवुड हॉल के सामने से आप जा रहे हैं एंड ड्रिल उस्ताद होते हैं कि ड्रिल उस्ताद आपको बताते हैं कि कैसे चलना है, कैसे करना है, कैसे रहेगा, फायरिंग उसमें जा रहे हो। तो उस चीज ने बड़ा इफेक्ट डाला कि हाँ यार कुछ इस तरह की चीज करनी चाहिए। देन आई थॉट कि हाँ मतलब इसको ट्राई करना चाहिए। फिर जब कॉलेज में थे तो बड़े सारे सीनियर्स ने बोला यार कि मैं तो कई बार ट्राई कर चुका हूँ, एंड मैंने देखा कि लोग बाग एनडीए से ट्राई कर रहे हैं, फिर सीडीएस भी उन्होंने ट्राई किया हुआ है, ओटीए भी किया हुआ है। मैं थॉट कि मैं भी एक बार दूंगा, एग्जाम जरूर दूंगा फाइनल ईयर में। तो फाइनल ईयर में जब हुआ तो रिटन दिया मैंने, इंटरव्यू कॉल आ गया। तुम स्टॉप, इंटरव्यू कॉल के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले तुम तुम्हारी लव स्टोरी के बारे में बता दो। हाँ, तो ये जो तीसरा वाला जो फेस्टिवल था ना थर्ड ईयर में, जो मैं बता रहा हूँ कि जब 12, 13, 14 फरवरी वाला जो मैंने ऑर्गेनाइज कराया था, तो उसके पोस्टर्स छपे हुए थे एंड उस पोस्टर्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली में अलग अलग कॉलेजेस में लगाया गया था। एंड उसमें मेरा नाम लिखा हुआ था कि फॉर एनी इन्फो और क्वेरी कॉन्टेक्ट SEO कौशलेंद्र सिंह, एंड नीचे मेरा मोबाइल नंबर था। मेरी वाइफ रीना शिवाजन दौलत राम कॉलेज, और वो हॉस्टल में रहती थी, वो भी दौलत राम कॉलेज में एनसीसी में थी एंड अपने कॉलेज की SEO थी। तो उसने देखा कि अच्छा कुछ केएमसी में फेस्टिवल हो रहा है,
तो उसने मेरा नाम देखा और आधा पढ़ा कि यार बहुत लंबा नाम है, ठीक है, मतलब और तो तभी अपने आपको कौशल बोलता है। हाँ, इसीलिए मैं कौशल बोलता हूँ, ठीक है। तो उसने बताया मेरे को, बोलते यार मैंने तूने मेरा नाम पढ़ा होगा ना, बोले नहीं मैंने पढ़ने की कोशिश करी बट इतना लंबा था तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है। तो वो पार्टिसिपेट करने आई एंड उसने पहली बार हम वहीं मिले एंड देन रेस्ट इज द हिस्ट्री। आपको पता है सर, वी आर टुगेदर सिंस 2002। So now coming back to, because I know तेरा SSB इंटरव्यू वाला और फौज का सिलेक्शन भी बहुत इंटरेस्टिंग आया। वहाँ क्या हुआ सर कि जब मेरा SSB कॉल आया तो मुझे था कि शायद मेरा नहीं होगा। इनफैक्ट मैं एक कोचिंग एकेडमी गया जो बड़ी जानी बजानी, मतलब बड़ा नाम था, लोगों ने बोला कि यहाँ जाओ अगर तुम्हें क्लियर करना है। तो मैं गया तो उन्होंने मेरे से कुछ बातचीत करी, एक शायद इंटरव्यू ऑफिसर थे। कितना टाइम था तुम्हारे पास SSB से पहले? 20-25 दिन। So आपके पास 20-25 दिन था SSB की तैयारी करने के लिए। तो उन्होंने बोला यार कि आप तो ऑलरेडी लेट हो। तो मैंने कहा अच्छा सर। तो उन्होंने इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने मेरे से बात करी, बोला कि यार तुम तो बिल्कुल मुश्किल है तुम्हारा पास होना। तो मैंने कहा अगर मुश्किल है पास होना तो फिर क्या है, कोचिंग क्यों करूं, कोचिंग क्या करना है। और मैंने कहा बट जाऊंगा तो मैं, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि आने जाने का तो तुम्हारा फ्री होता है। तो मैंने कहा जाऊंगा मैं, ठीक है। तो मैं और मेरा एक दोस्त था, ही इज नो मोर एंड वंडरफुल ऑफिसर, समित गुलिया सर, अगर आपको ध्यान हो, 6 डाइड इन आवर यंग ऑफिसर कोर्स, वी डिड द सेम बायोस टुगेदर। हाँ, वो साथ में था। वेरी फाइन ऑफिसर। हम दोनों सर पहुंचे एंड वो आपने अगर देखा हुआ सर, वो 6 फुट 1 इंच होता है। वेरी स्मार्ट गाय। यस। तो बाद में लोग उसको साबू और मुझे चाचा मतलब उस तरह से बोलते थे, बिकॉज हम काफी अच्छे दोस्त थे सर, एकेडमी में भी एक साथ घूमते रहते थे कई बार। तो हम दोनों पहुंचे एंड उसका भी ये था, उसका ऑलरेडी FRI में आई थिंक MSc फॉरेस्ट्री या कोई कोर्स होता है सर जिसमें ऑल ओवर इंडिया आई थिंक 8 या 10 ही सीट्स होती हैं। ओके। उसके लिए हो चुका था। तो उसको भी था कि शायद कि ठीक है यार अगर हो गया तो सही है, नहीं तो मैं तो FRI तो जा ही रहा हूँ। हाँ, टिकट तो दे ही रहे। तो हम दोनों ने कहा चलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना, हम बैठे ट्रेन में पहुंच गए। कहाँ गए? इलाहाबाद 19 SSB पहुंचे, रिपोर्ट करा। तो डे 1 जब वो बोलते हैं कि सामान लेके आओ और यहीं से जिसका होगा वो रुक जाएगा और बाकी चले जाएंगे, तो मुझे था कि यार, मैंने कहा समित हम दोनों तो निकल जाएंगे पहले ही दिन, ठीक है। तो इतना क्या सामान लेके जाना है, इतना मतलब क्या करना है, हम तो शायद स्क्रीनिंग में आउट हो जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा कि मतलब बहुत अच्छे सीनियर सर, मतलब जो आज की डेट में सिविल में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, वो जब बताते थे एंड वो बहुत तैयारी करके जाते थे एंड बोलते थे कि यार नहीं हुआ या यहाँ पर ये चीज़ मिस हो गई है। तो मुझे लगता था जब इतने अच्छे लोगों का नहीं हो रहा है तो मैंने तो कोई तैयारी भी नहीं करी है एंड इस तरह से, तो मैंने कहा यार मेरा तो बहुत मुश्किल है अपना। तो स्क्रीनिंग हो गया हमारा क्लियर। मैंने कहा यार अब तो स्क्रीनिंग हो गया, अब तो 7 दिन इलाहाबाद घूमेंगे। तो हम हर दिन दोपहर में 12 बजे के बाद 1 बजे जब वो फ्री कर देते हैं तो मैं और समित चले जाते थे सर घूमने के लिए, और आराम से घूमते घामते रात में 11 बजे 11:30 बजे आते थे। और वो जो गेट पर एंट्री कराता है कि आप लेट हो एंट्री करो, तो मैं एंट्री कर देते थे कि ठीक है, एंट्री कर दी हमने। फिर GTO टास्क चलता था। अच्छा, GTO में भी सर क्या होता था कि जैसे ग्रुप में टास्क है, सब लोग लगे हुए हैं एंड मतलब एकदम कि ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, मैं देखता रहता था। मैं बोलता था यार कि ऐसा इतना क्यों लड़ रहे हो, ऐसे भी कर सकते हो उसको। तो सब बच्चे बोलते थे यार कि तुम दोनों को खुद तो करना नहीं है, ठीक है, तुम हमारे और जो नंबर कटवा दोगे। तो हमने कहा नहीं यार, मतलब तो ऐसे ही चलता रहा सर। फिर GTO टास्क था जिस दिन मेरा, उस दिन एक बंदा आया कि आपका इंटरव्यू है, तो चलो, मैंने कहा चलते हैं। आई एंटर्ड, ब्रिगेडियर खन्ना आई थिंक सर। What do you remember names यार? Yes, तो ब्रिगेडियर खन्ना वाज, मुझे एम्बैरेसिंग हो जाता है, मुझे किसी का नाम ध्यान नहीं है। नहीं तो कुछ लोग होते हैं ना सर जो आपको स्ट्राइक कर जाते हैं। तो उन्होंने बोला कम मैं बैठ गया एंड मतलब मुझे था कि यार मुझे डर नहीं था कोई चीज, मतलब मुझे था कि ज्यादा क्या है। So, मैं ऑलरेडी A+ पे चल रहा हूँ, स्क्रीनिंग से बाहर जाने वाला था, तो मैं ऑलरेडी इस तक आ चुका हूँ। तो ये जो एस्पिरेंट्स है, मतलब आई वुड लाइक देयर अटेंशन की बहुत इम्पोर्टेंट बात। मतलब मुझे लगता है सर कि शायद जब आप जा रहे हैं SSB के लिए या किसी भी इंटरव्यू के लिए, तो आपको डरना नहीं चाहिए। मतलब आप अपना बेस्ट दो। अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हो, उससे ज्यादा तो आप वैसे भी नहीं दे सकते। बट अगर आप डर के करोगे तो शायद अपना बेस्ट कभी दे ही नहीं पाओगे। और आपको नहीं पता है कि जो सामने वाला है वो आप में क्या ढूंढ रहा है।
तो आपको किसी दूसरे की पर्सनैलिटी को कॉपी नहीं करना चाहिए। तो खन्ना सर ने बोला कि यस सिट डाउन। उन्होंने कुछ फाइलें देख, मतलब जो पेपर्स थे देखे, बोलते हैं यार कि व्हाई यू कम लेट एवरी डे। मैंने कहा उनके पास रिकॉर्ड था। हाँ, मतलब मुझे नहीं पता कि हाँ। तो मैंने सर वो आपको भी बताता है क्या कार्ड? तो वो हंसने लगे, बोलते हैं किसान ये फौज है, यहाँ जो भी होता है ना इस एसएसबी सेंटर में मुझे सब पता लग जाता है। तो मैंने कहा यार ये तो बड़े अजीब सी जगह है, ठीक है। तो मेरे को कोई प्राइवेसी नहीं, कोई अपनी लाइफ ही नहीं है। तो फिर उन्होंने देखा, बोलते ओके, एक दो क्वेश्चंस पूछे, वो रैपिड फायर टाइप कुछ होता है वो पूछा। फिर बोले कि यार कि यू वेंट टू आईआईटी दिल्ली, यू हैव रिटन इन योर पर्सनल परफॉर्मेंस जो फॉर्म होता है ना कि यू वेंट टू आईआईटी दिल्ली फॉर हिंदी डिबेट। तो मैंने कहा यस सर। बोलता व्हाट वाज योर टॉपिक? तो मैंने कहा कि सर भारत में तथाकथित प्रदूषण, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। तो बोले क्या क्या, दोबारा बताओ। तो मैंने कहा सर भारत में तथाकथित प्रदूषण, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। तो बोले क्या बोला तुमने इसमें? एंड सर फिर रेस्ट ऑफ द इंटरव्यू हम आपस में ऐसे ही डिस्कस करते रहे जैसे हम आपस में अभी कर रहे हैं। मतलब मुझे लगा कि शायद मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया, मैं आउट रिजेक्ट हूं, तो अब यही बातें कर लेते हैं। और हम ऐसे ही बातें करते रहे। देन ही टोल्ड कि ओके गो। फिर या नहीं, फिर लास्ट में आस्ट कि तुम संगम गए, रोजाना घूमने जाते हो? तो मैंने कहा नहीं सर संगम तो नहीं गए। तो बोले यार कमाल करते हो, तुम संगम नहीं गए, संगम हर दिन लेट आ रहे हो। तो बोले कि नेक्स्ट डे संडे था, तो बोलते हैं कि कल संडे है, ठीक है, गो एंड विजिट संगम, बहुत ही अच्छी जगह है, संगम घूम के आओ। मैंने कहा यस सर। मैं बाहर आ गया सर। नेक्स्ट डे सर मैं और गुलिया, सुमित गुलिया, हम दोनों उठे, आराम से ब्रेकफास्ट किया, हम बाहर निकले और गुनाह मूवी आई हुई थी सर, बिपाशा बसु वाली, हमने वो देखने चले गए और आधी मूवी देखी और हम बाहर आ गए कि बहुत बेकार मूवी है यार। फिर हमने खाया पिया और आके सो गए कि आज रेस्ट करते हैं। तो नेक्स्ट डे कॉन्फ्रेंस थी। कॉन्फ्रेंस में जब मेरा नंबर आया तो सब जैसे कोई बाहर आता तो पूछते थे, एंड लोगों को पता था, लोगों ने बोला कि तुम दोनों का तो नहीं होने वाला है, मेरे सुमित को, कि तुम यार पता नहीं कहाँ घूम रहे हो, क्या तुम्हारा जिंदगी में अलग ही चल रहे हो। तो हमने कहा यार हम तो जैसे हैं वैसे ही चल रहे हैं, ठीक है। तो अंदर में घुसा तो सर वो सामने ही बैठे होते, ब्रिगेडियर खन्ना। मुझे नहीं पता था कि कॉन्फ्रेंस में दोबारा मिलते हैं। सारे होते हैं, तीनों सारे होते हैं, हाँ, क्योंकि मतलब उस तरह से कोचिंग ली नहीं थी, एंड आई वाज नॉट अवेयर कि दोबारा से सारे बैठेंगे। मैंने कहा इतने सारे ऑफिसर सामने ब्रिगेडियर खन्ना बैठे हुए थे। तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि हाँ संगम गए? तो मैंने कहा नहीं सर। मतलब उनको ना शायद झटका लगा कि अरे यार मतलब मैं यहाँ का आईओ और प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मैंने इसको बोला ही गया ही नहीं। तो बोले संगम नहीं गए? मैंने कहा नहीं। तो बोले कहाँ गए? तो पहले एक सेकंड मैंने सोचा, मैंने बोला यार अब जब निकलना ही तो सच ही बोलता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा कि सर मूवी देखने गए थे। तो बोलता विच मूवी? तो मैंने कहा सर गुनाह। बोलता है हाउ वाज इट? मैंने सर बहुत ही खराब मूवी थी सर, हम इंटरमिशन में बाहर आ गए। तो बोलता उसके बाद? तो ही थॉट कि शायद उसके बाद शायद। मैंने कहा सर उसके बाद हम रेस्टोरेंट गए सर, हमने खाया पिया और आगे सो गए। तो देन ही स्टार्टेड लाफिंग कि हंसने लगे वो बड़े जोर जोर से। बोलता ओके, बोलता है एनीथिंग एल्स? मैंने कहा नहीं सर। बोलता ओके गो। तो मैंने कहा कि यार इन्होंने तो मुझसे वो पूछे ही नहीं, संगम चले गए होते है ना। हाँ, मैं बाहर आया एकदम उदास। तो लोगों ने पूछा हाँ क्या क्या पूछा तेरे से? मैंने कहा यार मैं तो ऐसे से पूछा, मैंने तुम साले ना तेरा होना ही नहीं था, ठीक है, और तेरी वजह से पता है एक दो का और नहीं होगा। तो मैंने कहा अच्छा। तो वो बैठालते हैं एक रूम में, जब फिर ऑफिसर आता है तो मैं और सुमित बोलते हैं, मैंने कहा यार एक काम करेंगे, अब यहाँ से निकलेंगे तो फिर कहाँ चलना है? सुमित बोलता है कि ना संगम देख आएंगे कि क्या कैसे, अगली बार कोई पूछेगा ना तो हम बता देंगे कि हाँ सर हम संगम गए थे। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, संगम होते हुए घर चले जाएंगे। तो उसने नाम लेना शुरू किया, सब वो चेस्ट नंबर्स। तो मेरा चेस्ट नंबर 45 था सर। उसने 45 बोला तो पहले तो मैं चुपचाप बैठा रहा, फिर उसने दोबारा बोला, मुझे विश्वास नहीं हुआ पहली बार तो कि शायद मेरा है। फिर उसने दोबारा बोला तो लोगों ने ऐसे बोला कि तेरा है, तो मैं खड़ा हो गया। मैंने देखा 2-3 ही खड़े हुए, तो मैंने कहा लगता है इस बार ना
हम ही चार पांच निकलने वाले हैं, बिकॉज गुलिया भी था उसमें। तो मैंने कहा शायद हम 4-5 आउट होंगे, बाकी इस बार सेलेक्ट होने वाले हैं। मैंने कहा यार इतने इतने अच्छे बंदे। तो उसने बोला कि तुम लोगों का हो गया। फिर वो ट्रेडिशनल जो बोलते हैं कि बाकियों के लिए और हमारे लिए, एंड दैट्स हाउ वी क्लियर्ड एसएसबी। फिर सर उसके बाद मेरिट भी आती है। यार उससे पहले ये बता, तेरे को कभी ये तो नहीं लगा कि ब्रिगेडियर खन्ना ने तुम्हें इसीलिए सिलेक्ट किया कि और 10 दिन मेडिकल के चक्कर में रहो और इस बार संगम जरूर देखो? हाँ मतलब हो सकता है सर, मतलब शायद उनको लगा कि संगम तो मैं दिखा के छोड़ूंगा इनको। बट पता नहीं जो उन्होंने क्या देखा सर और क्या रहा। मुझसे कोई पूछता है कि कैसे एसएसबी होता है, तो मैं सबको यही बताता हूँ यार, जस्ट नॉर्मल जाना, जो तुम्हें है तुम वही हो। और एसएसबी शायद इतने दिन का प्रोसेस है कि वो पहचान जाते हैं आपको। अगर आप किसी की कॉपी करना चाहोगे, किसी की नकल करना चाहोगे। मैं सिर्फ एक चीज ऐड करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर आपने कोचिंग लेना भी है ना, इस नजरिया से लीजिए कि आपको पता चले कि होता क्या है। बिल्कुल, so you just know। दूसरा सर, अगर आप या फिर आपको ये पता लगे कि आपकी कमजोरी क्या है जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हो, बट आप सोचो कि आप किसी की दूसरे की कॉपी कर पाओगे, वो आप पकड़े जाओगे, या कुछ और बन जाओगे। हाँ, कुछ और बन जाओगे तो वो पकड़े जाओगे। तो सर हम एसएसबी के बाद मेरे को लगा यार कि ये तो सब हो गया है, बट भाई मेरिट में तेरा नंबर नहीं आएगा। क्योंकि मैंने कहा यार कि ब्रिगेडियर खन्ना ने तो तेरे को सबसे कम नंबर दिए होंगे, ठीक है, एसएसबी में संगम तो गया ही नहीं। संगम तो मैं गया नहीं। तो मैंने कहा कि मेरिट, किसी ने बताया कि भाई मेरिट निकलेगी और उसके बाद आपका वो होगा। तो मैं सुमित को बोला यार कि सुमित देख, रिटिन के और एसएसबी के नंबर जुड़ते हैं। मैंने कहा यार मैं तो मैथ्स वाला भी नहीं हूँ, तो मेरा मैथ्स में भी शायद उतने नंबर नहीं आए होंगे रिटिन में, ठीक है, और इंटरव्यू तो तेरे को मेरे को पता ही है हम दोनों ने कैसे दिया है। तो बोलता है हाँ यार मैं तो ना देहरादून निकल जाऊंगा एफआरआई में, ठीक है। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा मैं भी कुछ देखता हूँ, अपना शुरू करता हूँ। तो फिर सर थोड़े दिनों बाद किसी ने बोला कि सीडीएस का रिजल्ट आ गया है, बस मेरिट आउट हो गई है। तो मैंने डरते डरते फ़ोन किया, मैं दिल्ली में नहीं था, कहीं था, मैंने डरते डरते, वो एक नंबर होता है जो यूपीएससी का, उस पर फ़ोन किया कि ये मेरा रोल नंबर है। तो वो लोग बड़ी जल्दी में होते हैं, वो जस्ट बताते हैं और रख देते हैं। तो उसने बोला 6th है, फिर रख दिया। तो मैंने कहा 6th है, क्या बोला यार। फिर मेरा एक दोस्त था उस्मान मेरे साथ, मैंने उस्मान को बोला उस्मान तू बात कर। तो उसने बोला कि ये नंबर है। तो उसने बोला अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले किसी को 6th है। तो बाद में मुझे पता लगा, जब एम्प्लॉयमेंट न्यूज में नाम देखा तो आई वाज 6th इन यूपीएससी मेरिट। ठीक है, तो मैंने कहा वाओ मैन, अमेजिंग। इस तरह से फिर जर्नी शुरू हो गई सर। ओह ग्रेट यार। तो फिर तू वहां नहीं गया एसएसबी कोचिंग वाला जिसने बोला था तुम्हारा तो हो नहीं सकता? नहीं सर, मैंने कहा ठीक है, शायद उन्होंने बताया, उसके बाद मैंने शायद थोड़ी और तैयारी करी, तो ठीक है। आईएमए में भी तुमने बड़ा गदर किया है। आई थिंक योर कोर्स वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कोर्स, बहुत बड़ा कोर्स था, और बहुत बड़ा, या और काफी गदर मचाया तुम्हारे कोर्स ने। सर हमारे कोर्स का नाम ही गदर था, मतलब इनफैक्ट अभी तक हम लोगों ने वो गदर के नाम से अपना व्हाट्सएप ग्रुप चला रखा है सर। एंड हम लोग सर डायरेक्ट एंट्री थे, तो हम 6 महीने पहले पहुंच जाते हैं। तो पहुंचा मैं आईएमए सर, आईएमए पहुंचा तो वहाँ पर टिपिकल वो सेकंड टर्मर्स, थर्ड टर्मर्स, मतलब कुछ पता ही नहीं था सर, ना फौज के बारे में पता था ना वैसे पता था। एक आईएमए अटैचमेंट किया था तो बेसिक एक जनरल आइडिया था। फिर मेरा एसईओ था सर प्रदीप, उस समय थर्ड टर्मर, वाओ वेरी फाइन जेंटलमैन एंड ऑफिसर। तो उन्होंने बोला कि क्रॉस कंट्री है, तो मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने बोला 12 किलोमीटर। मैंने कहा क्या करना होता है क्रॉस कंट्री में, बस मुझे पता नहीं था कुछ भी। तो मैंने कहा शायद दौड़ना वड़ना कुछ होता है। तो बोले दौड़ना होता है। तो मैंने कहा अच्छा कितना दौड़ना होता है। तो फर्स्ट टर्मर क्रॉस कंट्री आई थिंक 8 किलोमीटर की होती है सर, 8 या 10 किलोमीटर। तो उन्होंने बताया कि 10 किलोमीटर दौड़ना होता है। तो मैंने कहा अच्छा कितने दिन में दौड़ते हैं। तो उनको एकदम झटका सा लगा, एक्सेंट ये था वो, ठीक है, झटका बोला मतलब। तो मैंने कहा मतलब कैसे दौड़ते हैं, 2-2 किलोमीटर करके दौड़ते हैं या कैसे दौड़ते हैं। तो हंसने लगा वो, बोलता हमें ऐसे ये इसको देंगे यार, फर्स्ट टर्मर को कैसे डाउट है इसके सर, ठीक है। तो बोलता हमें गो होगा और तेरे को उसी टाइम में फिनिश करके आना है। तो मैंने कहा क्या बात करते हो। मैंने कहा एक गो होगा और मैं 10 किलोमीटर दौड़ के और खत्म करके फिर आऊंगा। बोलते हाँ और उसका टाइम लिया जाएगा। और मैंने कहा नहीं दौड़ पाए तो बोलता है दोस्त तू फौज में आ गया है, ठीक है, नहीं दौड़ पाए ना तो तेरा भूत बनेगा, ठीक है। तो मैंने कहा यार ये क्या गड़बड़ है।
तो ये फिर कहा आ गया हाँ, मैंने कहा अरे तो मतलब मैं तो बाद में उससे बड़ी बात होती थी तो बोलता था इतना दौड़ाते क्यों ठीक है। तो सर एक दो बार वो प्रैक्टिस के लिए लेके गए, सेकंड टर्मर्स भी लेके जाते हैं। फिर उन्होंने बोला यार कि तुम्हारा एक तो तुम ही इतने सारे आए हो, फिर तुम्हारा जो एक्सएनडीए वाला कोर्स है वो बहुत अच्छे हैं, दे आर डूइंग सो गुड या इन एनडीए तुम्हारा एक्सेंट कोर्स एंड वेरी गुड। कि वो बहुत अच्छे हैं कि तुम देखना अगली सेकंड टर्म में तुम कैसे खतरनाक तुम्हारा कंपटीशन होगा। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा यार पता ही नहीं कुछ तो अभी तो। तुम फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं डायरेक्ट एंट्री, जब Yes. सेकंड टर्मर्स एनडीए से सेकंड पहुंचे नहीं है पहुंचे तब नहीं तक, होते जब हमारे तो को। आप लोग का अलग से क्रॉस कंट्री होता है। हाँ अलग से क्रॉस कंट्री होता है। एंड बाद में सर मुझे पता लगा कि जो हमारे डायरेक्ट एंट्री वाला बैच है वो भी उतना ही अच्छा है, बिकॉज कार्की, Yeah, yeah, I गिरी, know. ढिल्लन, ये Yes. सारे दे ऑल आर गुड रनर्स। अमेजिंग। हाँ तो सर गो हुआ, मैं दौड़ रहा हूँ एंड मैं स्लो स्टार्ट करता हूँ, बहुत धीरे से आराम से वार्म अप। तो जब वो एफआरआई वाला अपना चक्कर आता है ना, तो वहां पर पंकज ध्यानी सर होते थे हमारे इंस्ट्रक्टर, सर कीर्ति चक्रा। सर उसमें मूवी में है। हाँ लक्ष्य मूवी में उसकी शूटिंग भी हमारे सामने हुई। उसकी ओके, शूटिंग भी या हमारे या सामने हुई, दैट yeah। वाज योर कोच। तो सर खड़े हुए थे, उन्होंने बोला कि तेरे को क्या लास्ट आना है? तो मैंने पीछे देखा तो मेरे पीछे दो तीन ही थे कुल, ठीक है। तो मैं दौड़ रहा हूँ। मैंने कहा यार मेरे को याद आ रही थी कि अगर ढंग से नहीं आए ना तुम सेकंड थर्ड फोर्थ एनक्लोजर में तो तुम्हारा भूत बनेगा। मैंने कहा भूत नहीं बनना है, ठीक है। तो मैं दौड़ रहा हूँ, फिर जब वो फिनिश पॉइंट होता है सर अपना पवेलियन में, या तो वहां पे जब पहुंचने वाला हूँ तो मैंने देखा कि सेकंड थर्ड टर्मर्स चिल्ला रहे हैं कौशल जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। तो मैंने कहा लगता है मैं ही लास्ट हूँ, इसीलिए वो चिल्ला रहे कि जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। मैं पहुंच के एक बंदा आया और अपना पीटी उस्ताद आए, उन्होंने एक मेरे को पर्ची पकड़ाई और मेरा नाम लिखा है, बोले नाम बता। तो मुझे लगा कि ये तब तक यही पता था कि आई स्लिप या नाम लिख रहा है तो तुम्हारी पनिशमेंट आएगी। तो मैंने कहा कि उस्ताद मैंने बहुत कोशिश करी दौड़ने की, ठीक है, बहुत मेहनत की, ईमानदारी से दौड़ रहा था। तो बोलते हैं जिसी नाम बता अपना। तो मैंने कहा कौशलेंद्र। तो बोले कौशलेंद्र लिखा, तो लगा मैंने देखा, मैंने कहा यार कुछ ही लोग खड़े हुए हैं, अभी तो और एक दो और दौड़ रहे हैं, शायद आ रहे हैं। तो मैंने कहा बाकी कहाँ हैं, चले गए क्या? बोलते हैं नहीं अभी हम ही आए हैं। तो देन तब मुझे पता लगा कि मैं 13 था एकेडमी में। 13 था। तो फिर एसईओ ने मेरे को बड़ा, मैं पहल बन गया एसईओ का उसके बाद। ठीक है, फिर ड्रिल होती है सर, या तो डीएसटी हुई। ड्रिल मेरी अच्छी थी बिकॉज एनसीसी में या करी हुई थी। तुमने बाकी उसका सबका बंद करा फायदा दिया मिल था। गया एंड जो हर हफ्ते नहीं आए तो उनका बंद करवा दिया था तुमने। बिल्कुल। तो ड्रिल जब मैं गया तो ड्रिल उस्ताद ने देखा कि मेरी ड्रिल अच्छी है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट जनरली किसी का पास नहीं होता, बहुत रेयर। हाँ, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट डायरेक्ट एंट्रीज का भी मतलब वो अनटिल कि आप बिल्कुल उस स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंच जाओगे वो पास नहीं करेंगे। तो मेरा सूबेदार थापा साहब होते थे गोरखा के, हमारे कंपनी ड्रिल उस्ताद, एंड वो मेरे को बहुत मतलब उनको था कि मैं करूंगा ही करूंगा, एंड वो अलग से मेरे ऊपर लगे रहते थे कि ऐसे करना है, ये ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है। तो They're very good, yeah. हाँ, They're अरे very good. सर दे आर टू गुड। Yeah. मतलब मैंने उतना प्रोफेशनल ड्रिल उस्ताद जिस तरह से होते ना, Yeah. शायद बहुत ही अलग दर्जा है उनका, अलग ही लेवल है। तो जब मेरी टर्न आई सर, मैं गया एंड पता नहीं क्या हुआ, एडजन ने बोला कि ब्रेक ऑफ। तो मैंने कहा फेल। एंड थापा साहब एडजन के पास जाते हैं, बोलते हैं साहब मेरा जीसी है, आप पूरा ड्रिल देखो एक बार उसका। बोले जाओ दोबारा आओ। थापा बोला दौड़ के जाओ दोबारा आओ, ठीक है। This is unheard of again। हाँ, ये ऐसा नहीं होता है मतलब सर एडजुटेंट को यस एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर जाके बिल्कुल। तो थापा साहब ने बोला जीसी भाग के जाएगा, दोबारा आएगा अच्छे से। सर मैं दोबारा गया, फिर वो लेफ्ट वाला राइट वाला पूरा ड्रिल प्रोसेस जो होता है वो किया मैंने, एंड देन एडजन ने बोला गुड पास। और पूरी एकेडमी अपने कोर्स में एंड बटालियन में मैं पहला बंदा था जिसने ड्रिल पास करी।
पूरा बटालियन हमारी डीएसटी मतलब ड्रिल जब थी, ड्रिल स्क्वायर टेस्ट होता है ये। यस ड्रिल स्क्वायर टेस्ट, ड्रिल स्क्वायर टेस्ट जब आप पास करो तब तभी आप liberty बाहर जाने जा को सकते मिलता हो। है, हाँ। यस आप एंड पहले अटेम्प्ट में मुश्किल से पूरे कोर्स के अंदर 3 या 4 हाँ सिलेक्ट होते हैं और पूरे तो यूनिट सबको पता चलता है कि यार इन्होंने DST पास clear किया है। कर लिया। तो तू फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो गया? मैं फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो गया सर। हाँ। अब क्लियर हो गया मतलब एक तो होता है कि अगले दिन से फिर आप राइफल लेके कैरी करते हो, बाकी सब खाली हाथ थे बाकी और सब मैं खाली एक हाथ। राइफल में होता था। तो प्रदीप सर ने बोला कि यार तूने लिबर्टी जाएगा तू? तो मैंने कहा वो तो लिबर्टी कार्ड तो बना नहीं है अभी तक। तो बोले कि कोई नहीं, बिकॉज मैं प्रदीप सर जो तुम्हारे ऐसे होता था। तो उसने बोला कि तूने यार अर्न किया है इसको, कि मैं वो दे रहा हूँ, तू लिबर्टी चला जा। कि लिबर्टी वो प्रॉपर जो लिबर्टी कार्ड बनता था कि वो बाद में बन के आएगा, बिकॉज अभी तक कहाँ लिबर्टी स्लिप, क्योंकि अकेला मैं पास हुआ था तो कुछ ऐसा प्रोसेस ही नहीं हुआ। तो मैं चला गया सिर्फ लिबर्टी के लिए। आई में घूम रहा हूँ आराम से। फिर उस्ताद ने देखा कि अरे ये देखने में तो एक ही लग रहा है, कस्टमर है। उन्होंने पकड़ लिया मेरे को, हाँ कहाँ घूम रहा है? तो मैंने कहा कि मैं ड्रिल पास किया मैंने। बोलते हैं अरे किसी ने पास नहीं किया है, मुझे पता है, पहले अटेम्प्ट कोई पास नहीं होता। तो मैंने कहा नहीं उस्ताद मैंने किया है। तो बोले कुछ नहीं किया, आई स्लिप निकाल अपनी। तो उन्होंने आई स्लिप ली मेरी और बोले कि चलो अब कल मिलना वहां पर एडजुटेंट से, बिहाइंड चैटवुड वाला जो होता है सर, इन फ्रंट ऑफ बिहाइंड चैटवुड। तो बोले कि कल मिल लेना वहां। तो मैं आया, मैंने प्रदीप सर को बोला कि यार कहाँ फंसवा दिया सर आपने मेरे को, ठीक है वो आई स्लिप ले गया, कल बुलाया उसने मेरे। तो बोला डोंट वरी, मैं आऊंगा तेरे साथ। एंड जब मैं सर पहुंचा तो ये वो सर आए, प्रदीप सर, बोलते कि सर कि ये इस जीसी ने फर्स्ट अटेम्प्ट पास करी है और मैंने इसको बोला था कि इसको ऑथराइज्ड है लिबर्टी जाना, तो ये जाएगा और मैं एज ए एसईओ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अमेजिंग। देन आई डिडंट टोल्ड कि गो, मतलब नथिंग, एंड ब्रेक हो गया। ड्रिल उस्ताद ने कहा भाई ये क्या हुआ, ठीक है, बट हेड्स अप टू हिम, ही केम एंड ही वाज स्टैंडिंग विद मी। एसईओ एक थर्ड टर्मर का एडजुटेंट के सामने जाके बोलना तो बड़ा, वो भी एक फर्स्ट टर्मर के लिए। तो इस तरह से दैट्स शोस मॉरल करेज और लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट। आई थिंक सर आई वाज लकी कि मेरे को बहुत ऐसे सीनियर्स मिले, मतलब जानता हूं एंड जानता हूं मैं। बहुत सारी बातें हम बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ बहुत ऐसे मिले कि शायद फौज में सर इसीलिए फौज है, इसीलिए फौज है, दैट्स व्हाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम कॉर्पोरेट ना। यस, यहाँ पे सीनियर्स हैं जो आपके साथ खड़े होते हैं। आईएमए से तूने ऑप्ट किया क्या? स्पेशल फोर्सेस तो किया नहीं तूने? सर जनरली देखो कोई बैकग्राउंड तो मेरा था नहीं फौज का, एंड आईएमए या एकेडमी में आप अपने डीएस से इम्प्रेस होते हो कि आपकी डीएस कौन है। मेरी जो बटालियन थी भैया बटालियन, और मैं सेंग्रो कंपनी में था, तो मेरा एक डीएस थे जो 5 राजरीफ के थे, सर्विस सर, एंड एक डीएस थे राजेश सर, शौर्य चक्र एंड सेना मेडल, वो अगेन 12 राजरीफ के थे। ओके। तो मैं इनको देखता था एंड मुझे लगता था यार कि बढ़िया है, गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं। देन उससे पहले आईएमए अटैचमेंट के समय मैंने उत्तम दीक्षित सर को देखा था, कारगिल वेटरन, सेना मेडल, तो उन चीज़ों ने बड़ा इन्फ्लुएंस किया मेरे को। फिर किसी ने बताया कि यार राजरीफ राजपूताना राइफल्स का सेंटर दिल्ली में, तो मैंने कहा यार ये भी सही है, मतलब मुझे नहीं पता था कि, मुझे लगता था शायद सेंटर भी रहते होंगे लोग बाग, ठीक है, तो मैंने कहा दिल्ली में घर के पास रहेंगे, बढ़िया अच्छी चीज़ है। फिर किसी ने बोला कि जाट एंड राजपूत होते हैं, तो मैंने कहा ठीक है यार, ना गढ़वाली सीखनी होगी ना गोरखाली सीखनी होगी, जैसा मैं हूँ वैसा ही ट्रुप्स हैं। तो पहला रीजन तो ये था सर, आई ऑप्टेड फॉर राजपूताना राइफल, पहली प्रेफरेंस थी मेरी, दूसरी गढ़वाल थी एंड तीसरी गोरखा थी। तो जो मैंने देखा, फिर राजपूताना राइफल ऑप्ट करी सर, एंड आई गॉट कमीशन इनटू 19 बटालियन राजपूताना राइफल। लेकिन आप देखो सर कि शायद हर रेजिमेंट का अपना एक बहुत ही अच्छा इतिहास है, एंड सभी रेजिमेंट्स ने इतना किया हुआ है। सभी राजपूताना राइफल्स सबसे पुरानी रेजिमेंट है सर, सबसे पुरानी राइफल रेजिमेंट है, मैं कहूँगा सबसे पुरानी राइफल रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की। रेज हुई जनवरी 1775 में, 5th बॉम्बे सिपाही बटालियन के नाम से, 1775 सर। उसके बाद सर
1856 में जब ब्रिटिशर्स ने पर्शिया अपना कैंपेन किया, तो बुसायर फोर्ट वाला एक कैंपेन था सर, जिसमें बुसायर फोर्ट को उन्होंने अटैक किया था। उसमें पहला विक्टोरिया क्रॉस राजपूताना राइफल को मिला। विक्टोरिया क्रॉस यानी परमवीर चक्र। आज के, यस, अगर इंडियन उसमें हम जी, जी। करें तो वो परमवीर चक्र के बराबर है। इनफैक्ट सर उसी कैंपेन में 2 इंडियंस को भी, राजरिफ के 2 सूबेदार मेजर हनीफ साहब थे और सूबेदार मेजर एक और सूबेदार मेजर साहब थे सर, उन दोनों को रिकमेंड किया गया था विक्टोरिया क्रॉस के लिए। लेकिन उस समय जो ब्रिटिशर्स के रूल्स थे सर, उसमें बोला जाता था कि केवल ब्रिटिश ऑफिसर्स या ब्रिटिश जो सिटीजन्स हैं उन्हीं को विक्टोरिया क्रॉस मिलेगा, तो इसलिए इन दोनों को नहीं मिल पाया। नहीं तो 4 विक्टोरिया क्रॉस है सर, 44 मिलिट्री क्रॉस हैं राजपूताना राइफल्स के पास, एंड बैटल ऑनर्स जो पुरानी यूनिट्स है सर, वो जो 1 राजरिफ थी वो बाद में 3 गार्ड्स में कन्वर्ट हो गई, 2 राजरिफ सभी को पता है, 3, 4, 5, ये सारी ऐसी ऐसी हैं जिनको 1947 से पहले के ही 30-30, 40-40 बैटल ऑनर एक यूनिट के पास हैं। 30-30, 40-40 40 सर, मतलब इतने सारे बैटल ऑनर्स हैं, मतलब तो मैं देखता था कि यार क्रॉस बेल्ट है, भरी हुई है, मतलब एक होता ना कि यूनिफॉर्म बड़ी अच्छी लगती है। तुम्हें किसने बताया नहीं कि जाओगे तो वो सारा याद करना पड़ेगा? हाँ, मेरे को किसी ने बताया था कि ये ना ब्रासो करनी पड़ती है, बिकॉज आईएमए में करते थे, तो मैंने कहा कि जिसके भी पीतल वाले हैं ना, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो मैंने कहा राइफल्स वाले बिल्कुल ब्लैक और वो रहते हैं। तो अगेन सर 2 राजरिफ कारगिल में, तोलोलिंग एंड द्रास, 2 बैटल ऑनर को एक ही उसमें मिले। यस। फैंटास्टिक रेजिमेंट ट्रूप्स यूनिट के अंदर आया सर। मैं पहली पोस्टिंग दिल्ली में। तो आपकी पहली पोस्टिंग दिल्ली में? यस सर। और इसी पोस्टिंग के अंदर एज ए यंग ऑफिसर पहली बार आप यूनिट ज्वाइन करने के लिए जाते हैं, और आपने अपनी यूनिट का जो फायरिंग टीम है उसको इतना बेहतरीन ट्रेन कर दिया कि आज तक उसका रिकॉर्ड है। ऐसा आप नहीं कहते हैं, मुझे पता चला है। सर मतलब आप जब यंगस्टर जाते हो तो एक तो नई यूनिट है, सभी लोग आपको देख रहे हैं। इनफैक्ट इसी में एक छोटा सा मैं आपको बताऊंगा कि पहुंचा मैं, सीईओ ने मुझे दौड़ते हुए देखा तो ऑफिस में बुलाया कि तू जा और क्रॉस कंट्री टीम के साथ ज्वाइन कर ले। एंड क्रॉस कंट्री आने वाली थी एक महीने के बाद, जुलाई में मैं यूनिट में रिपोर्ट कर रहा था, एंड अगस्त या सितंबर में क्रॉस कंट्री थी। तो एंड जो सर 19 राजरिफ की क्रॉस कंट्री टीम है उसका रिकॉर्ड रहा हुआ है, मतलब 19 राजरिफ ने 3 तो ओलंपियन दिए हुए हैं सर, बजरंग लाल ठक्कर साहब, दीपक पुनिया साहब, नरेंद्र साहब, तो 3 ओलंपियंस 19 राजरिफ, एक अकेली यूनिट नहीं दिए हुए हैं इंडिया को। तो मैं पहुंचा सर, तो दीवान साहब क्रॉस कंट्री कोच होते थे, एंड खुद वो नेशनल इंटरनेशनल एथलीट थे। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैं तब और पतला सा था, ठीक है, छोटा भी लगता था, तो यंग था। उन्होंने देखा मेरी तरफ, क्रॉस कंट्री टीम पूरी खड़ी हुई थी। अभी भी ऐसे ही लगता है। तो साहब बोलते हैं कि साहब दौड़ लोगे? तो मेरे को लगा कि यार ये क्या क्वेश्चन है, मतलब दौड़ लोगे, मतलब बिकॉज एकेडमी में ठीक ही दौड़ रहा था मैं, अच्छा दौड़ रहा था। तो मैंने कहा कि हाँ। तो बोला साहब देख लेना, आपकी वजह से क्रॉस कंट्री टीम सेकंड नहीं आनी चाहिए, 19 राजरिफ की टीम का रिकॉर्ड रहा हुआ है। तो मैंने कहा साहब चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। एंड सर पहले दिन उन्होंने मेरे को, नारायणा में यूनिट थी, नारायणा से पालम, पालम से वो एयरपोर्ट से धौला कुआं, मतलब वो लोग आगे आगे दौड़ रहे, मैं पीछे पीछे कोशिश कर रहा हूँ, और दीवान साहब साइकिल पे पीछे पीछे, चलो चलो साहब ठीक है आप कितने किलोमीटर? लगभग 25-30 किलोमीटर उन्होंने पहले दिन कराया। हाँ, मैंने कहा यार ये डरा के भगा दो। हाँ, मैंने कहा ये कहाँ फंस गया मैं, ठीक है, एकेडमी में तो 12 किलोमीटर होती थी क्रॉस कंट्री। मैंने कहा ऐसे रहेगा। तो पहुंचे तो साहब बोलते हैं कि ठीक है साहब अभी ना स्ट्रेचिंग करो। स्ट्रेचिंग कराई उन्होंने, और कि शाम को वार्म अप करेंगे केवल। एंड शाम को सर जो किरवी पैलेस के पास पोलो ग्राउंड है, वहां पर वार्म अप के लिए ले गए वो दौड़ाते हुए नारायणा से, और बोलते हैं कि इसके ना 20 राउंड लगा लो। सर वो एक राउंड ना 800 मीटर के आसपास का लगता है, ठीक है। और सिर्फ वार्म अप है ये। हाँ, तो मैंने कहा यार ये वार्म अप है तो आगे कैसे होगा। मैंने कहा सुबह 25-30 किलोमीटर, शाम को 15-20 किलोमीटर, तो मैंने कहा तू तो एग्जिस्ट करना ही बंद कर देगा दौड़ते। बट सर 2-3 दिन उन्होंने दौड़ाया, फिर मेरे से बोलते हैं कि साहब आप बहुत अच्छा दौड़ते हो और आप कर लोगे। एंड 120 पूरे डिवीजन से जो इतनी भी टीमें आती हैं सेलेक्टेड होके, 120 के आसपास की नफरी दौड़ी सर। मैं
40-45 के बीच में कुछ था, 41 या 42 था। Oh, that's एंड very nice for an मेरी ही officer. एंड मेरी ही क्रॉस कंट्री टीम के सर 2 लड़के मुझसे पीछे थे। क्या बात कर रहे हो? हाँ, एंड उसके बाद तो दीवान साहब लाइक कि अरे साहब आप चिंता मत करो, आप बहुत तगड़े हो। मेरे लिए वो अलग से चूरमा लेकर आते थे, अलग से हाँ। मतलब शाम को। तो ये हुआ सर। एंड उसके बाद सीईओ ने बोला कि फायरिंग टीम लो और इसको तैयार करो। उस समय सर फायरिंग टीम एआरए कंपटीशन होता था, 6 मैचेस होते थे, राइफल का, एलएमजी का, कार्बाइन का, पिस्टल का, स्नाइपर का, और एक रूबिया टारगेट वाला मैच होता था सर, जिसमें पिस्टल एंड कार्बाइन दोनों फायर करते हैं। उसमें होस्टेज भी होता है। या होस्टेज सिचुएशन, एंड वो कि अगर आपने गलत उसको मार दिया तो नेगेटिव पेनल्टी भी है। 100 के आसपास की सर मैंने स्ट्रेंथ ली और मैंने कहा कि दिल्ली में हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम बाहर जाएंगे। तो कंपटीशन होता था सर हिसार के पास, भोजराज रेंज है, आर्मर्ड रेंजेस, वहां पे कंपटीशन होता था। मैंने कहा वहीं जाएंगे, वहीं पे प्रैक्टिस करेंगे। तो बीच में सर कुछ टाइम के लिए मैं फायरिंग टीम को लेके, वहाँ रेंज मिली नहीं तो मैं फैजाबाद गया सर, डोगरा रेजिमेंटल सेंटर, उनकी रेंज पे हम प्रैक्टिस कर रहे थे। एंड हमारी एक रेजिमेंटल यूनिट वहाँ पर थी, तो मैं शाम को बैडमिंटन खेलने उनके पास चला गया। अगले दिन मैं आया तो काफ़ी बैडमिंटन खेला सर, तो हाथ सेक कर रहा था, हिल रहा था। पिस्टल, मैं खुद पिस्टल फायर कर रहा था और इतना खेल दिया। हाँ, एंड टीम का कैप्टन भी था, तो नरपत साहब होते थे सर, डेल्टा कंपनी जेसीओ, वो फायरिंग टीम का जेसीओ भी थे। नरपत साहब ने देखा, बोले क्या हुआ? तो मैंने कहा साहब कल ना शायद बैडमिंटन खेला तो उसकी वजह से मसल पुल हो गई हैं। तो साहब ना सर बीड़ी पीते थे, जब भी उन्हें टेंशन आती थी तो वो एक अलग कोने में जाता था अकेले और बीड़ी पीने लगते थे। साहब पहले तो गया, बीड़ी पी के आया, तो बोलता साहब सीईओ साहब ने आपको फायरिंग टीम के साथ भेजा है, आपकी जिम्मेदारी फायरिंग टीम की है, बैडमिंटन खेलने नहीं आए आप यहाँ पे दिल्ली से। एंड सर वो चीज़ मेरे को इतनी हिट करी ना, मैंने कहा यार अभी कुछ भी हो जाए ना, टीम को नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद से सर हर साल हम 3 से 5 महीने रेंज पे मैं जाता था, पूरी टीम को लेके वहीं टेंट्स लगाते थे, दिन रात हम फायर करते थे। एक एक राउंड, अगर राइफल का फायर है पूरी डिटेल फायर करती थी। मैं जागता था टारगेट पे भागते हुए उनके साथ, पहले 500 मीटर से, 300 से, 200 से, 100 से, एक एक राउंड हम चेक करते थे किसका कहाँ लगा हुआ है। पूरी बुक बनाते थे कि आज नीचे आया है जिले का फायर, आज नरेंद्र का फायर ऊपर आया है, कहाँ करेक्शन होगा, कहाँ कैसे होगा। एंड इतने अच्छे हो गए थे सर हम लोग कि साइड से स्नाइपर का फायर चल रहा है, इस साइड पे हम राइफल का भी फायर कर रहे हैं, यहाँ पे बीच में हम टारगेट भी देख रहे हैं। अगर कोई दूसरी टीम आके देखती थी तो बोलते थे यार ये पागल हो रखे हैं 19 वाले। एंड इतना विश्वास हो चुका था टीम के ऊपर। पहली बार हमने मैच पूरा डिप कंपटीशन जीता सर। दूसरी बार हमने जब डिप कंपटीशन जीता तो जो एक टीम आई थी नई डिवीजन में, तो उनका था कि हम पिछले 3 साल से कंपटीशन जीत रहे हैं और हमारी फायरिंग टीम बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा कोई नहीं, आप करो, हम भी कर रहे हैं। मैंने कहा मेरा तो कंपटीशन है ही नहीं। मैं जवानों को ये बताता था कि आप अगर 6 राइफल की टीम में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो फर्स्ट से लेके 6th आप ही आने चाहिए, हर बंदा आप में ही कंपटीशन करेगा। एंड सर हुआ ये। क्या बात कर रहे हैं? सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में सर जितने भी बेस्ट टारगेट लगे, मेरे पास वो फोटोग्राफ है जिसमें बेस्ट राइफल, बेस्ट एलएमजी, बेस्ट स्नाइपर, बेस्ट पिस्टल एंड ओवरऑल ट्रॉफी वो हमने जीती। ओह, टारगेट लगाए जाते थे कि ये सारे हैं जो बेस्ट टारगेट हैं, और वो सारे के सारे लगभग 19 राजरीफ के होते थे। तो मेरा था कि मैंने कहा तुम सेकंड की तो सोचो ही मत, मैंने कहा तुम में ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ होना चाहिए। मैंने कहा उसके बाद 7th नंबर पे कोई दूसरी पलटन का टारगेट आना चाहिए कि ये है। मैंने कहा टॉप 6 तुम आ रही होंगे तो ओवरऑल तुमसे कोई बीट ही नहीं कर सकता, तो आपस में ही तुम्हारा कॉम्पिटिशन है, तुम चिंता मत करो, तुम जितनी प्रैक्टिस कर रहे हो दिन रात। एंड थर्ड ईयर जब फायरिंग हुई सर, तो मैं जब कंपटीशन होता था सर, जब मैच होता था तो मैं वहां जाता ही नहीं था। तो मेरे से बाकी अफसर पूछते थे कि यार तेरा टीम का मैच है, तू यहाँ बैठा हुआ है। तो मैं बोलता था कि मेरी टीम को अभी मेरी जरूरत नहीं है। मैंने कहा टीम इतनी कॉन्फिडेंट है, टीम खुद कर लेगी। मैंने कहा अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तब मैं जाऊंगा। तो लास्ट मैच था सर कार्बाइन का शायद, एंड ऑफिसर्स ने बोला कि नहीं नहीं इनकी एक एक वेपन चेक करो। तो मेरे जेसीओ साहब ने कॉल किया कि साहब ऐसे ऐसे यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मैं गया, मैंने कहा क्या हुआ? कि नहीं नहीं तुम इतना कैसे हो सकता है कि तुम ही सारे के सारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब तुम कर रहे हो, हर उसमें तुम्हारा इतना अच्छा हो रहा है, हम हर हथियार को चेक करेंगे।
मैंने सर आप पूरे हथियार चेक करिए, पूरी साइट को चेक करो, जो करना चाहते आप करो। मैंने सर अगर एक मेरा जवान, एक मेरा फायरर कहीं पे भी गलत पाया जाए ना, आप मेरी पूरी टीम, इस मैच की टीम को डिस्क्वालीफाई कर देना। मैंने कहा बट सर आपको इन्फो बताता हूँ कि ये मैच 450 पॉइंट का है, मैं ऑलरेडी 500 पॉइंट आगे चल रहा हूँ। अगर ये इस मैच की पूरी टीम भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी ना, मैं तब भी फर्स्ट आऊंगा, ठीक है। क्योंकि अगर कोई 450 भी स्कोर कर लेगा तब भी मैं 50 पॉइंट आगे रहूंगा। मैंने कहा आप कर लो। तो दैट वाज द कॉन्फिडेंस है मतलब टीम Good को। यार। एंड आज तक उस टीम के साथ वो बंदे, पलटन में जाता हूँ हाँ। जब मिलते थे तो हमारा अलग बड़ा खाना होता था, सब होता था। मतलब एसएम साहब इतने हैबिचुअल हो गए थे, बोलते थे साहब आप तो जाते हो ट्रॉफी लेके आ जाते हो। तो बट बहुत ही अच्छा होता, बहुत ही अच्छी यार, टीम थी। मैं व्हाट स्ट्राइक्स मी इज ये कैसे किया? अगर मैं इसको एनालाइज करूं, या तू बाहर से कहीं से देख रहा है, खुद है तो देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट तू देख, क्या सिर्फ हार्ड वर्क है ये, या प्लान्ड हार्ड वर्क है, या स्मार्ट वर्क है? सर कैसे अचीव कैसे किया? मतलब तुम्हारी तैयारी का क्या स्ट्रैटेजी क्या था? सिर्फ यार सिर्फ एकदम ये करके एकदम लग जाने से तो नहीं होता ना यार। नहीं, You वैसे don't नहीं win होता, यार। वैसे नहीं होता How do सर। you win? सर जैसे That's my पुराने question. जो फायरर थे, मतलब कई जेसो ने बोला कि साहब ये बहुत पुराना फायरर है, इसको रखना पड़ेगा। अब 3 महीने हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब मैं बीचेस में मैचेस कराता था, किसी टीम को बाहर से बुला के उनके साथ मैच कराता था, मैं देखता था कि एक फायरर पुराना है, बट जब वो कॉम्पिटिशन होता है या मैच जिस दिन होता है, वो उस दिन परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा है। दूसरा सर, वेपन्स चेंज हो गए थे, पहले एसएलआर के साथ होता था, फिर इंसास के साथ हो रहा था अभी हमारे समय पे। तो जो पुराने फायरर थे, कुछ ऐसे थे जो सेट नहीं हो पा रहे थे इंसास पर। तो आपको वो चेक करना पड़ेगा, एज एन ऑफिसर आपकी जिम्मेदारी है कि आपको ये इंश्योर करना है कि टीम में से केवल बेस्ट बंदों को ही आप फाइनल मैच के लिए पार्टिसिपेट करा रहे हो। ठीक है, कोई पुराना है तो वो वहां पर कंट्रीब्यूट करेगा कि तैयारी कराएगा, कोचिंग देगा कि कहाँ एरर हो रहा है, कहाँ पर क्या कमी आ रही है। दूसरा आपको देखना है सर कि जैसे एक लड़का था सर जो राइफल में पार्टिसिपेट करता था, मैंने देखा कि सॉलिड जाट सर नरेंद्र, मतलब पूरी एमएमजी को अपना एक हाथ से उठा के भागता देखता था मैं उसको एमएमजी कंपटीशन में। तो मैंने तू एलएमजी का फायर कर, हाँ तू एलएमजी फायर कर। और एलएमजी में सर 3 साल उसको कोई हरा नहीं पाया है पूरे डिव में। एंड वो बोलता था कि फर्स्ट तो मैं ही आऊंगा, एंड वो फर्स्ट आता था। तो आपको प्लान करना पड़ेगा सर, आपको स्मार्ट वो देखना पड़ेगा, आपको वेपन्स अपने मेंटेन करने पड़ेंगे, आपको एक एक बंदे का पता होना चाहिए कि इसको पहले नंबर पे भेजना है, इसको दूसरे पे भेजना है, इसको तीसरे पे भेजना है, इसको पहले पे भेज दूंगा तो ये प्रेशर में आ जाएगा कि मेरे को ही सबसे अच्छा करना पड़ेगा। कुछ है तो बहुत सारी चीजें हैं सर। मेरा जो मानना है, आई थिंक तुम भी वही कह रहे हो, कि आप किसी चीज को समय जितना दोगे, डेडिकेशन जितना समय दोगे, देना पड़ेगा, यस। अपने आप रिजल्ट्स निकल के आएगा। मुझे लगता है सर कि समय और मेहनत अगर आप सिंसियरली कर रहे हैं एंड थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर रहे हैं तो रिजल्ट आएगा। स्मार्ट वर्क भी तभी या आएगा जब आप समय दे रहे हो, समय you're देंगे, giving क्योंकि it आपको जो dedication। निटिग्रिटी जितनी है वो तभी पता लगती हैं। जब आप या यार इससे पहले का भी सवाल का मेरे को एक, आई डिडंट वांट टू इंटरप्ट यू, जब तूने क्रॉस कंट्री टीम में अपने लिए जगह बनाई, तेरे को क्या लगता है, तू नेचुरली अच्छा रनर है कि तू एवरेज रनर है, विल पावर के भरोसे जीत गया, या मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि मैं नहीं तो मेरे को मैंने क्रॉस बताया कंट्री ना, टीम में डालोगे और मैं आगे निकल जाऊंगा। तो मैंने बताया तो था सर आपको अभी कि जैसे एकेडमी में जब मैं गया तो मैंने पूछा कि कितने दिन में क्रॉस हाँ। कंट्री दौड़नी पड़ती है। या बट सर पलटन में आए, अब पलटन में मेरे को बताया था कि राजरीफ पलटन जा रहा है, जाट एंड राजपूत ट्रूप से हैं, तो तेरे को फिजिकली प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो वो बोल देंगे कि साहब आप कमजोर हो, आपसे दौड़ा नहीं जाता है, आपकी वजह से पलटन सेकंड आ गई, पलटन थर्ड आ गई, आपने फायरिंग नहीं आती है, आप तो मेरा था कि नहीं, मतलब अगर वो सामने वाला, तो मैं क्या करता था सर कि मेरे सामने जो दौड़ रहा होता था मैं उसके स्टेप्स को फॉलो करना शुरू कर देता था कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। एंड धीरे धीरे सर आई रियलाइज कि आप अगर ये कर रहे हैं तो आप अगले वाले को काटना शुरू कर देते हैं। मतलब मैंने बहुत किया हुआ है सर। और मेरा सवाल दोबारा, क्या ये विल पावर है विल पावर है कि रनिंग कैपेबिलिटी भी कुछ चीज होती है? सर, रनिंग कैपेबिलिटी विल पावर से ही डेवलप होती है मेरे जैसे केस में शायद, बिकॉज 2-3 किलोमीटर बाद मेरे को बहुत हर बार लगता था कि अब छोड़ दे यार, स्लो हो जाते हैं। ठीक है, बट सीरियसली एनडीए में पहले है ना, तो मेरे को लगता था कि कहाँ मैं गिरूं। कि ठीक है यार धीरे कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, बट हाँ, तो मैं तो बहुत स्लो स्टार्टर था सर, बताया आपको कि एफआरआई में पीछे सबसे लास्ट वाले उसमें था। बट मेरा ये था कि इससे धीरे नहीं होना है, और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, वो उसके लिए विल पावर ही काम करती है। या वो फिर धीरे धीरे सर आप डेवलप कर जाते हो। सो यहाँ से आप गए ऑप एरिया,
जम्मू एंड कश्मीर वैली में। यस सर। उसके Yeah. बाद फिर ऑपरेशंस एरिया में गए सर। कहाँ गए? सर पोस्टिंग आई पुंछ, ओके। एंड हम पुंछ बिल्कुल, पे लाइन ऑफ कंट्रोल। यस बिल्कुल, हम एलसी उस पे थे सर, एलसी बटालियन, एंड हमारे दोनों रोल थे, काउंटर इंसर्जेंसी भी और फेंस भी थी सर हमारे ये पास। व्यूअर्स के लिए जरा समझाइए लाइन ऑफ कंट्रोल का माहौल क्या होता है, या कितने दूर पाकिस्तानी थे, कितने दूर आप थे? सर एलसी पे बिल्कुल अलग माहौल है। कई सारे जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं वहाँ आपके सामने प्रॉपर बॉर्डर पिलर्स लगे हुए हैं, सब कुछ क्लियर डिमार्केशन है। एलसी पे जब मेरे को जिस कंपनी पे मेरे को कंपनी कमांडर बनाया गया, तो जब मैंने हैंडलिंग टेक ओवर करी तो मैंने कहा कि कहाँ पाकिस्तान है, कहाँ इंडिया है। तो उसने बोला कि देखो सामने वो जो काला पत्थर दिख रहा है, मैंने हाँ। बोलता उसके नीचे आ जाओ, एक पेड़ दिख रहा है, मैंने कहा हाँ। बोलता है कि ये इस तरफ हमारी तरफ इंडिया है सारा, मैंने कहा ओके। फिर बोले उस पेड़ से फिर ऊपर चले जाओ, ठीक है। फिर वो जो एक बड़ा सा वो दिखाई दे रहा है हट टाइप का घर, हाँ वो पाकिस्तान में है, ठीक है। तो वो लाइन सर सीधी नहीं है, वो नाले से ऊपर जा रही है। कई जगह नाला पाकिस्तान में है, कई जगह नाला इंडिया में है, कई सारा जगह कुछ पहाड़ पाकिस्तान में है, कुछ पहाड़ इंडिया में है। तो वो आपको बड़ा टाइम लगता है देखना, मतलब क्लियर ओरिएंटेशन के लिए कि ऐसा कि अच्छा ये पाकिस्तान का इलाका है, ये हमारा इलाका है। फिर कहीं पर आप 500 मीटर दूर भी बैठे हुए हो, कहीं 200 मीटर भी बैठे हुए हो, और हमारी एक पोस्ट थी जहां हम 30 मीटर दूर बैठे हुए थे पाकिस्तानियों से। बिल्कुल बातें करते जब उन बातें, हाँ उनका फोन आता था तो मैंने बोलते थे भाईजान फोन आ गया आपका, फोन उठाइए, ठीक है। बिकॉज वो लाइन वाला होता था सर, आवाज तेज आती थी। फिर जब दिवाली होती थी तो वो हमें दिवाली मुबारक करते थे, हम उनको ईद मुबारक करते थे। और फिर कई बार तो उस समय सीज फायर आ गया था क्या? सर उस समय सीज फायर आ गया था, लेकिन स्नाइपिंग होती थी। ओके। एंड हमारे लिए अच्छी चीज क्या थी कि हम काफी जगह पे डोमिनेट कर रहे थे। तो जहाँ हम डोमिनेट करते थे तो वो कुछ भी ऐसे काम नहीं कर पाते थे कि हमें पंगे नहीं लेते, परेशान करें। इनफैक्ट हम उनको बताते थे कि अगर कहीं आसपास होता था कि तुम इसको बंद कर लो, नहीं तो फिर हम शुरू करेंगे। तो नेबरिंग कुछ बटालियंस थी जहाँ पे काफ़ी इंसिडेंट्स होते रहते थे। हम सुनते थे कि वहाँ पे आज फायर हुआ है, स्नैपिंग हुई है, एंड जिसको फिर काफ़ी अच्छे से रिटेलिएट किया जाता था। तो बड़ा एक डायनेमिक माहौल था सर। जब बर्फ़ पड़ जाती है तो एक एलसी फेंस भी बनाई गई कि सामने का इलाका एलसी फेंस और एलसी के बीच का एक इलाका होता था, फिर एलसी फेंस के पीछे का इलाका है। बट जब बर्फ़ पड़ती है तो वो एलसी फेंस पूरी दब जाती है, पूरा प्लेन हो जाता है। तो बहुत अलग डायनेमिक्स हैं, बहुत अलग डायनेमिक्स है। कई सारे मेरे फ्रेंड्स जब मैं छुट्टी आता था तो बोलते थे कि यार ऐसे कैसे क्रॉस हो जाता है कोई। तो मैं बोलता था यार ऐसा नहीं है कि फौज एकदम हाथ बांध के लाइन में खड़ी हुई है एलसी पर, और बीएसएफ भी खड़ी हुई है या फौज भी खड़ी हुई है, सारे मिलके खड़े हुए हैं। मैंने कहा जब तुम वहां जाओगे तब तुम्हें पता लगेगा कि एक जगह से दूसरी जगह कई बार इतना वेदर इतना खराब हो जाता है कि आपको दिन में भी दिखाई नहीं देता है। कोहरा इतना हो जाता है कि आपको दिखाई नहीं देता है। आपके जितने भी डिवाइसेस हैं वो सारे काम करना बंद कर देते हैं, बिकॉज विजिबिलिटी जीरो हो चुकी होती है। देन कई सारी जगह जंगल इतना घना है, ठीक है। आप बैठे हुए 200-200 मीटर के बीच में भी अगर बैठे हुए और नाला बह रहा है तो आपको पता है सर कि इतनी आवाज आती है कि आपको नहीं पता लगेगा कि नीचे से अगर कोई एक बंदा दो बंदा जा रहा है। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा, आपको सेंसर्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन कई बार वो सेंसर्स पानी के साथ बह जाते हैं, बर्फ के साथ बह जाते हैं। फैंस इंजीनियर्स वाले सर हर साल फेंस रिपेयर करते हैं, और जब बर्फ क्लियर होती है तो आधी फेंस बह चुकी होती है या टूट चुकी होती है। या तो बहुत अलग डायनेमिक्स हैं। उस दौरान एक फेमस पेट्रोल था वहाँ पे, जो इससे पहले, क्योंकि ये बहुत खतरा होता था, मतलब काफ़ी ज़्यादा थ्रेट होता था उस पेट्रोल के ऊपर, तो ये हमेशा जो पहले कंपनी से वो रात को करते थे। आपके टाइम पे आपने ऐसा कुछ शुरू किया कि नहीं मैं तो दिन में जाऊँगा, और आपने लड़ाई भी कर ली? हाँ, क्या था ये? एक ना सर अगर आप गूगल भी करेंगे तो किरनी ऑपरेशन हुआ था। जैसे मैंने बताया कि कुछ पहाड़ पाकिस्तान में कुछ इंडिया में हैं। हाँ। तो मेरे सामने ही सर नाला जाता था, किरनी नाला, और एक स्लोप था जिसके ऊपर स्लोप पे आधे स्लोप के ऊपर पाकिस्तान था, और उनका एक बंकर बने हुए थे, पोस्ट बनी हुई थी, प्लाटून लोकेलिटी थी, और नीचे गांव होता था सर, किरनी विलेज, अभी अबेंडेंड है। तो 90s में सर 93-94 के आसपास शायद पाकिस्तान ने रोल डाउन किया और उस गांव को कैप्चर कर लिया था।
फिर पूरा एक ऑपरेशन हुआ सर, ब्रिगेड लेवल प्लस ऑपरेशन हुआ और वो पाकिस्तान को वापस भेजा गया एंड ये गांव फिर खाली हो गया। ओके। तो हर 15 दिन में सर एक पेट्रोल जाता था और उस एरिया को चेक करके आता था कि ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने दोबारा कोशिश करी हो या कुछ घर बने हुए थे। कंट्रोल उससे ऊपर था नीचे? सर लाइन ऑफ कंट्रोल जो गांव था बिल्कुल ऐसे लाइन ऑफ कंट्रोल जा रहा था और यहाँ पर उनका बंकर बना हुआ था। ओके। तो मेरे को जब मैंने कंपनी टेक ओवर करी तो मुझे बताया गया कि भाई हम रात में जाते हैं और पठानी सूट पहन के उसमें जाते हैं, रात में जाते हैं, सुबह तक वापस आ जाते हैं, वहाँ रात भर रहते हैं 3-4 घंटे। तो मैंने कहा ओके, एंड कि ये बहुत ज़रूरी है, हर 15 दिन में जाकर इसकी रिपोर्ट देनी होती है। तो मैंने जब हमने टेक ओवर कर लिया सर तो मैंने अपने सीईओ को बताया कि सर मैं किरनी पॉकेट पेट्रोल प्लान कर रहा हूँ और मैं दिन में जाऊँगा। तो सीईओ ने बोला कि दिन में जाएगा? तो मैंने कहा सर मैं इंडिया में जा रहा हूँ ना, मैं पाकिस्तान में थोड़ी ना जा रहा हूँ। जब पाकिस्तान में जाऊँगा तब सोचूंगा कि कैसे जाना है मेरे को, बट मैं तो इंडिया में जा रहा हूँ। तो मैंने सर मैं दिन में जाऊँगा फर्स्ट लाइट पे, लास्ट लाइट तक वहाँ रहूँगा या देखूंगा कब तक रहना है, और यूनिफॉर्म में जाऊँगा। तो सीईओ ने कहा कि यार वो लोग बता के गए हैं कि वो लोग तो पठानी सूट में जाते थे। मैंने सर वो तो ट्रूप्स लोकल थे, उनके डोगरा एंड कश्मीरी ट्रूप्स थे। तो मैंने सर अगर वो पहनेंगे तो वो फिर भी मिल सकते हैं। मैंने सर हमारे बंदे थोड़ी ना लोकल है यहाँ के, दूर से तो चमकेंगे, ठीक है, अजीब से लगेंगे। मैंने सर मैं यूनिफॉर्म में जाऊँगा, फर्स्ट लाइट पे जाऊँगा। तो बोले कैसे करेगा? मैंने कहा वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कैसे करूँगा। तो सर जो दीवान साहब जो मैंने बताया था क्रॉस कंट्री में थे, वो मोटर प्लाटून में आ चुका था एंड मोटर प्लाटून हमसे थोड़ा पीछे लगी हुई थी टेक्टिकली। तो मैं जब प्लान कर रहा था तो मैंने उनको बताया कि साहब मैं ये पेट्रोल जाऊँगा सुबह, आप अपना मोटर एकदम फायरिंग के लिए तैयार रखना। एंड वैली में आपने देखा होगा ना सर कि एक राउंड भी फायर होता है तो बहुत आवाज गूंजती है। तो मैंने कहा अगर राउंड फायर होने की आवाज आ जाए ना इस दिन आपको, इस समय से लेकर इस समय तक, जब तक मेरी पेट्रोल वापस नहीं आए, तो मैंने कहा फायर खोल देना, आप फायर खोल देना। उसके बाद मैंने अपनी कंपनी की सारी एमएमजी निकलवाई सर, सारी एजीएल एजेस निकलवाए और उनको सेट करिया कि तुम लोग यहाँ रखो और अगर कुछ भी सामने से तुम्हें हरकत दिखाई दे, बिकॉज वो दिखाई देती थी सर नाले पार ना, तो मैंने तुम फायर खोल देना। किस डिस्टेंस पे था सर? जो मेरी फॉरवर्ड पोस्ट थी वहां से गांव लगभग 200 मीटर के आसपास होगा। हाँ, फिर तो आराम से आपके सारे वेपन्स, तो एजीएस और एमएमजी सारा। तो मुझे था कि ठीक है, तो मैंने उनको और आगे लगा के कि तुम फायर खोल देना। नेबरिंग जो कंपनी थी सर, उनके कंपनी कमांडर को मैंने बोला, मैंने बिष्टी सर ऐसे से है, आप अपने वेपन्स लगा लेना, एमएमजी और एजीएस, कुछ भी हो ना तो बस फायर, मैंने बाकी तो मैं देख ही लूंगा वहां पर, ठीक है। तो हम लोग गए सर, फर्स्ट लाइट पर मैं निकला अपनी पेट्रोल लेकर, नाला पार किया तो वहां से जो पाकिस्तान थे वो बंकर के ऊपर आके खड़े हो गए। तो मेरा बंदा बोलता है साहब पाकिस्तानी देख रहे हैं। तो मैंने कहा उन्होंने लूप होल से शायद विश्वास नहीं आया हुआ तो वो ऊपर आके देख रहे हैं कि अभी ये कौन है, ठीक है। एंड सर अभी सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि यार शायद थोड़ा सा पागलपन था या शायद थोड़ा सा जुनून था। पागलपन था, ये था ये था। तो क्योंकि जो बॉर्डर मूवी में नहीं देखा सर आपने कि वो एक पिलर पे जाके, तो मैंने कहा यार मैं इंडिया में ही तो हूँ, ठीक है, मैं लास्ट तक तो जाऊंगा ही, बिकॉज पहले ब्रीफिंग होती थी कि वो बॉर्डर मूवी में वो आईवी में कर रहा था, तुम पिक्चर देख के आए एलसी में कर रहे हो। तो ठीक है सर, तो मैंने कहा इस काले पत्थर तक तो एलसी है, तो मैंने कहा इस काले पत्थर तक जाऊंगा मैं, ठीक है। हम पहुंचे सर, फिर वहां हमने देखा कि और पाकिस्तानी आ गए हैं, मतलब उनको पाकिस्तान से लोग देख रहे होंगे, अरे ये वही था, ठीक है। एंड फिर मेरा सर एक राजवीर पहलवान होता था, तो वो मेरे पीछे चला रहा, तो वो बोलता है साहब इब्ना आप पीछे आ जाओ मेरे। तो मैंने क्यों भाई, तेरे गोली नहीं लगती क्या? ठीक है। तो बोलता है नहीं कोई नहीं साहब, मतलब लगेगी तो पहले मेरे लग जाएगी, लेकिन आप बहुत जरूरी हो। एंड सर उसके बाद हम वहाँ बैठे पूरे दिन, वहाँ जो गांव के घर खाली पड़े हुए थे वहाँ हमने सब चेक किया। वहाँ पे खुरमानी हो रखी थी बड़ी अच्छी सर, क्योंकि शायद वो लोग भी नहीं तोड़ते थे और हम लोग भी नहीं तोड़ते थे, तो एकदम भरे हुए वो थे। हमने खूब सारी खुरमानी तोड़ी, पूरा पेट्रोल किया। एंड वो पाकिस्तानी तब तक देखते रहे जब तक हम डाउन होके वापस नहीं आए। फिर मैंने आके सीईओ को रिपोर्ट दी कि सर पेट्रोल हो गई है, सब ऑल ओके है, और अब हर बार पेट्रोल में ऐसे ही जाऊंगा। मैंने सर इंडिया है, मेरा इलाका है, हम यूनिफॉर्म में जाएंगे। मैंने कहा कोई अंदर थोड़ी ना जा रहा हूँ सर, जब अंदर जाऊंगा तब देखेंगे। सीईओ को लगा तो नहीं है हर बार मेरे नया पंगा खड़ा कर देता है। सीईओ को पता था कि मैं कुछ ना कुछ ऐसे करता रहता हूँ। ये बता वहाँ माइनफील्ड का क्या स्टेट था? जिस ट्रैक से आप गए थे उस पे भी शायद माइंस होंगे पक्का? हाँ,
तो उसमें सर क्या है कि आप, जैसे मैंने बोल रखा था कि आप ये ट्रैक देखो कि एक कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए मैं बता देता हूँ कि 1947-48 के वॉर के बाद तब से भी कुछ माइंस लगा करके रखे हुए हैं, पूरा एरिया वहाँ पे माइंड है। आप ट्रैक छोड़ करके थोड़ा भी दाहिने बाएं आपका कदम जाता है तो चांसेस है कि आप ब्लो अप हो बिल्कुल जाएंगे, सर। आपकी किचन एंड खराब हो जाएगी। सुबह सर अगर आपको याद हो कि हर दिन सुबह पोस्ट से जब निकलते थे तो एक माइंड क्लियरेंस ड्रिल होती थी बिल्कुल। कि कुछ क्या होता है सर, पहाड़ है, बारिश आई या पत्थर हिले तो पहाड़ से वो माइंड रोल डाउन होकर ट्रैक पे आ जाती है, स्पेशली जब स्नो होता है स्नो वगैरह में, है ना। हाँ, तो वो रोल डाउन होकर ट्रैक पे आ जाती है। तो कई बार ऐसा हुआ कि सर माइंड का कोई रिकॉर्ड नहीं है सर, कोई मतलब रिकॉर्ड नहीं, 47, 48 से कोई से रिकॉर्ड नहीं है उसका। या। तो कई इंसिडेंट्स ऐसे हुए, मतलब हमारे पोस्ट के सामने सर जब बर्फ पड़ जाती थी तो हम देखते थे कि 3 टांगे दिखती हैं। तो कोई चीता था जिसकी एक टांग उड़ चुकी थी उस माइनफील्ड में। तो डॉग्स वगैरह तो कंपनी के डॉग्स पता नहीं कितने बहुत हैं, बहुत सर, डॉग्स, या। गाय, कई सारे लोकल्स भी सर जो वेंचर कर जाते हैं कि कुछ लोहा निकाल लेंगे या कुछ वो करेंगे, जो पुराना एरिया पड़ा हुआ है कहीं पर या वैसे पड़ा हुआ है, वो भी कैजुअलिटी हुए, इंजरीज हुई। तो माइंस का सर कोई रिकॉर्ड नहीं है, आपको खुद प्रिकॉशंस लेने, देखना है। जब आप जा रहे हैं सुबह तब भी चेक करना है। तो इस पेट्रोल में भी सर सेम था कि किसी भी ऐसे इलाके में मत जाओ जहां पर बिल्कुल वेजिटेशन टच ही नहीं हुआ है। तो ट्रैक है एंड आप फिर माइन डिटेक्टर और माइन वो मेटल लेके चलते डिटेक्टर्स हैं लेकर के चलते हैं। सो वहाँ से फील्ड से नॉर्मली पीस पोस्टिंग बनती है, सर। लेकिन यू ऑप्टेड फॉर फील्ड अगेन। हाँ सर। तब तक मैम से मुलाकात नहीं हुई थी क्या? वो तो गई नहीं थी फिर। नहीं, शादी हो चुकी थी हमारी 2005 में। अच्छा, तब तक शादी हो गई, फिर नहीं सर। लड़ाई हो रखी थी या कुछ? नहीं तो तूने वहां से फील्ड टू फील्ड नहीं, ऑफ नहीं। किया था? सर क्या हुआ ना कि मैंने बताया ना कि कुछ एक चीजें होती है जो आपको बड़ी जज्बा होता है कुछ हाँ। करने का। पहले तो फौज में आ गए, वहां सीज फायर हो ठीक गया, है, एलसी मतलब इसीलिए। पहली पोस्टिंग दिल्ली, हाँ। ठीक है, वहां दौड़ते रहे, फायरिंग करते रहे, मतलब गेम वाली शूटिंग जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं। फिर वहां से एलसी पे आए तो वहां सीज फायर हो गया। तो मैंने कहा यार कुछ मजा नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा क्या चीज है ये, तो फिर बाहर रह के भी आप कर लो, मतलब इतना एडवेंचर ऐसा कुछ है हो ही नहीं रहा है, मतलब जिसके लिए मैंने सोचा था पहले। बिकॉज जब कॉलेज में थे तो आप सुनते थे, पहले कारगिल हुआ था एंड उसके बाद में कि सीज फायर नहीं है, रोजाना बम्बार्डमेंट होती है, रोजाना अटैक हो रहा है, पोस्ट अटैक्स हो रहे हैं, बहुत सारी और भी चीजें हो रही हैं। तो मैंने अपने सीईओ को बोला कि सर मुझे ना या तो आप एनएसजी भेज दो या मुझे असम राइफल भेज दो। तो सीईओ ने बोला कि आरआर चला जा। मैंने सर मैं आरआर जाऊंगा तो यहीं पर 5-6 किलोमीटर दूर थाना मंडी, राजौरी या लोनाब, इसी एरिया में घूम रहा हूँगा फिर से। तो मैंने कहा सर एनएसजी जाऊंगा तो कुछ नया सीखूंगा। और उस समय असम राइफल नॉर्थ ईस्ट काफी एक्टिव भी था। ओके। 2007, 8, 9, या। ये 9, 10 वाला। तो मैंने कहा हम तभी बहुत एक्टिव थे। हाँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तेरे को मैं बात कर लेता हूँ। तो उन्होंने बात करी होगी, तो उन्होंने बोला यार कि एमएस ने बोला कि अगर तुझे फील्ड टू फील्ड जाना है तो तेरे को राइटिंग में देना होगा। तो मैंने ठीक है मैं राइटिंग में दे देता हूँ। तो मैंने राइटिंग में दिया कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे फील्ड टू फील्ड भेज दीजिए। एंड कुछ दिनों बाद मेरी असम राइफल पोस्टिंग आ गई सर। या एंड असम राइफल आई बिलीव, आई डोंट नो कितने अवार्ड्स तेरे को मिले और मिलने वाले थे वहाँ पे। एंड मैं तेरे ऑपरेशन सुने, मैं जब 21 पैरा में था तब तेरे ऑपरेशन सुने कि एक लड़का है जिसने ऐसे ऐसे कुछ किया है। नहीं सर, मतलब है पहली बात तो मैं कहूँगा कि सर असम राइफल अगेन हेड्स ऑफ टू दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रूप्स। और मैं गया सर 23 असम राइफल में, यूनिट अरुणाचल से मूव करके सांगसक आई थी, आपने देखा होगा सर, सांगसक बटालियन थी हमारी यूनिट। एंड एक कंपनी सगोलमंग, वाईकेपीआई, नंदम कुकी और लितान में कंपनियां होती थी। नेक्टर सर के साथ बहुत ऑपरेशन किए तुमने? नेक्टर सर के साथ, नेक्टर सर के साथ, मतलब मेरा पहला इंटरेक्शन नेक्टर सर के साथ वहीं हुआ सर। वी विल टॉक अबाउट ऑल दिस, या कंटिन्यू प्लीज। तो सर जब मैं पहुंचा यूनिट में तो तब पता लगा सर कि 23 असम राइफल 1985 के आसपास रेज हुई थी। एंड दलवी सर थे सर अपने 10 पर आ गए, तो दलवी सर ने रेज करी थी सर। ओके। या क्योंकि दलवी सर अगेन ही इज अ लेजेंड 10 पर एसएफके एंड वेरी सीनियर जेंटलमैन। और उन्होंने मेरी 52 एसएजी के भी, ही वाज द फर्स्ट सीईओ। ओह ग्रेट सर। कर्नल केडी पाठक ने रेज किया था, देन दलवी, जनरल दलवी सर, ये द फर्स्ट सीईओ उसके बाद मतलब। कर्नल दलवी। तो सर दलवी सर ने रेज करी थी यूनिट। एंड 23 असम राइफल सर श्रीलंका में भी थी, देन कश्मीर में भी थी,
श्रीलंका में भी? यस सर, दे वर पार्ट ऑफ IPKF एंड 2 साल वो लोग वहाँ पे थे। एंड उस समय कर्नल बत्रा वाज CO। ओके। यस। एंड उसके बाद दे वर इन JNK ऑल्सो कश्मीर एंड दे डिड एक्सट्रीमली वेल। बहुत अच्छा किया इन लोगों ने। देन सर मेरे समय हम लोग मणिपुर में थे। 2011 यूनिट को चीफ साइटेशन मिला सर। 2021 यूनिट को चीफ साइटेशन मिला। देन गवर्नर साइटेशन और आई थिंक एक आर्मी कमांडर साइटेशन। तो 4 यूनिट साइटेशन लेकर यूनिट एक्सट्रीमली फिट एंड बहुत ही अच्छी। तो जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा यार कि ये बंदे तो बड़े जोश टाइप। खतरनाक हैं, जोश टाइप हैं। हाँ। बिकॉज आप देखो कि सर You watch them पूरा walking in the असम jungles. राइफल, हाँ। पूरा वो अपना करियर वहीं पे निकाल देते हैं। एंड वो 60 साल तक वहां पे सर्व करते हैं सर। और 60 पूरा years. नॉर्थ ईस्ट में होता है। उनका कोई ऐसा पीस फील्ड वाला प्रोफाइल नहीं है। Yeah. वो या तो मणिपुर में है या नागालैंड में है या असम में है। एंड एक टाइम होता था जब काफी ये सारे ही स्टेट्स एक्टिव होते Yeah. थे। तो सेकंड गुड थिंग सर उनमें मैं इन्फेंट्री वाला था, तो वो मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गए। कोई आर्मर्ड अफसर जाता है तो हाँ। उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाते हैं। बिकॉज हर Adaptable. एडेप्टेबल हैं। एंड हम लोगों में भी इन्फेंट्री वाले या SF वालों का अलग बिहेवियर होता है सर। कोई होगा जो फुट पेट्रोल ज़्यादा कराएगा, कोई होगा जो व्हीकल वेस्ट ज़्यादा कराएगा। एंड हर एक का डील करने का तरीका अलग होता है। Yeah. तो बहुत ही मैच्योर ट्रूप्स, बहुत ही सिंसियर एंड डेडिकेटेड। एंड मेरे समय मेरा CHM होता था सर श्रेष्ठा, सेंट्रल नेपाल का था। तो जब मैं पहली बार गया तो पहले मैं राजरीप से गया था। तो जाट CHM था, उसको ऐसे बताओ कि ऐसे ऐसे करना है 2 लाइनों में, वो पूरा कर देगा। श्रेष्ठा को मैं 4-5 लाइन बताता तो श्रेष्ठा लिखता रहता था। तो मुझे लगता था कि श्रेष्ठा इतना क्या लिखता है यार। ठीक है, इतना तो मैं बोलता भी नहीं हूँ। तो मैंने दिखाना है एक बार। तो श्रेष्ठा वाज राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग जो मैं बोलता था। एंड वो 8th पास था तो बड़े सारे सिंबल्स बनाता लेता था कि 4 अगर जाने तो 4 फेस बना दिए गोल हाँ। कि 4। हाँ, बट अगर मैंने कहा कि सुबह 5 बजे पार्टी जाएगी तो सुबह 5 बजे पार्टी तैयार होती थी। श्रेष्ठा तैयार होता था, सीनियर JC तैयार होता था। मतलब बहुत ही अच्छे बंदे। तो वहां सर टीम बहुत अच्छी मिली। वहाँ के कुछ ऑपरेशंस का बताओ। वहां सर I have heard some amazing operations. बहुत अच्छे ऑपरेशन हुए। सबसे पहले मैं बताऊंगा सर कि मैं सगोलबंग कंपनी गया। तो जब पहुंचा तो मैंने देखा कि कोई सिविलियंस पोस्ट पे नहीं आता है। एंड गांव में आप जाओ तो कोई बात करने को नहीं तैयार है। तो मैंने JC साहब से पूछा कि साहब क्या हुआ, कोई बात ही नहीं करता है, कुछ है ही नहीं। तो उससे पहले से सगोलबंग ना बहुत छोटी सी टेम्परेरी ऑपरेटिंग बेस था, बिल्कुल रोड से लगा हुआ था। और मैक्सिमम 50 बाई 50 मीटर मान लीजिए या उस तरह से था। और कोई बाउंड्री वॉल नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो रिसेंट उसमें मेरे जाने से 2-3 महीने पहले ही वहाँ पे 1-2 बार पोस्ट पे फायर हुआ, एक बार लेथॉर्ड फायर हुआ। तो इस तरह से 2-3 इंसिडेंट हो रखे थे। एंड उससे पहले भी काफ़ी कुछ होता रहता था वहाँ जनरल एरिया में। तो उसने बोला कि साहब जो पुरानी यूनिट थी ना, एंड 23 यार थोड़े दिनों पहले ही वहाँ पहुँची थी। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं जाऊँगा और सबसे मिलूँगा। मैंने कहा जितना हमारा कंपनी का इलाका है, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं हर गाँव में जाऊँगा। एंड जो मेरा इलाका था सर उसमें कुकी भी थे, मैतेईज भी थे और तामकुल का भी एक गांव था। तो आई स्टार्टेड। मैं कभी शाम को जाता था, कभी दिन में जाता था, कभी सुबह जाता था। जब बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते थे तो उनके साथ जाके फुटबॉल भी खेल लिया। ठीक है, जब मीरा पाई बीच अपना बैठ के बातें कर रही होती तो मैं वहाँ जाके उनके साथ चाय पीने लग गया कि मेरे को चाय पिला दो यहाँ लोकल उसका। तो धीरे धीरे उन लोगों ने बात करना शुरू कर दिया। फिर पोस्ट पे आने लगे कुछ लोग। देन मैंने बोला कि चलो CHD का काउंटर या MI रूम एटलीस्ट बाहर कर दो कि अगर कोई भी आता है तो जस्ट चेक करो कि हथियार या वैसा कुछ रिस्क नहीं होना चाहिए, बट कोई वापस नहीं जाना चाहिए। मतलब किसी को आप भगाओगे नहीं, किसी पे चिल्लाओगे नहीं, सबसे बात करो अच्छे से, सबसे बैठा लो, चाय पिलाओ और फिर पूछो कि क्या करना है। तो धीरे 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 सर लोगों ने मतलब मेरे को बुलाने लगे, फेस्टिवल्स में बुलाने लगे, कुछ फुटबॉल का टूर्नामेंट होता था उसमें बुलाने लगे। एंड उससे क्या हुआ, इंट आनी शुरू हो गई कि सर इधर आया हुआ है, यहाँ घर पे आया हुआ है, उसके घर पे थ्रेट आया हुआ है। तो जो पहला ऑपरेशन हुआ सर मेरे पास एक खबर आती है कि सर मैंने इधर देखा है कुछ लोग एक किसी को किडनैप करके लेके जा रहे हैं।
तो खबर आया। ये पोस्ट पे किसने बताया? हाँ, या फोन मोबाइल पे? पे सर, मोबाइल। मोबाइल पे मेरे पास फोन है। मैंने सर क्या किया हुआ था कि एक छोटे से सर, आपने देखा होगा जो इलेक्शंस में बांटते थे ना, Yeah. जो कैलेंडर टाइप होता था जिसमें Yeah. फोटोग्राफ होता था और वो हाँ। सारा उस तरह से, तो मैंने मैतेज गांव में कृष्णा वाले बांट रखे थे जिसमें पीछे मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ था और हाँ। कैलेंडर था सर, और कुकीज एंड उसमें क्रिश्चियंस अपना इनके बांट रखे थे। तो मैंने कहा आप ये रखो, इसमें साल का कैलेंडर भी है पूरा एंड इसमें मेरा नंबर भी है, अगर आपको कभी भी लगे कि किसी भी हाँ। चीज की जरूरत है तो जस्ट गिव मी ए कॉल। तो उस पूरे आसपास जितने गांव थे मैंने सब में उसमें आई थिंक उस समय 4-5 हजार छपवाए थे और सब बांट रखे थे मैंने। तो मेरे पास फोन आया कि सर अभी मैंने देखी ये एक बोलेरो बहुत तेजी से गई है और कुछ लोग हैं और किसी को उठाकर लेके जा रहे हैं। तो मैंने अपनी जिप्सी उठाई सर, और मेरे 2 पोस्ट से कितना दूर? सर पोस्ट से लगभग 1.5-2 किलोमीटर। नॉट वेरी फार। हाँ, 2 किलोमीटर। एक्चुअली वो कहीं और से उसको लेकर आ रहे थे। ओके। एक खामन लोग कुकी गांव था सर, उसका गांव बूढ़े को उन्होंने उठा के किडनैप किया और वहां से वो लमलाई उस साइड वाले रास्ते पे जा रहे थे। तो मैंने अपनी जिप्सी उठाई, मेरा जैकी और मैथी 2 हमेशा मेरे साथ रहते थे एस्कॉर्ट, उनको लिया और मैंने जेसीओ साहब था मदन साहब उस समय, हाँ साहब को बोला कि साहब बाकी पार्टी को आप लेके आना, मैं निकलता हूँ एटलीस्ट। तो मैंने जिप्सी भगाई सर, भगाई एंड लगभग 10-15 मिनट बाद मैंने वो बोलेरो को दिखना शुरू हो गया, मेरे को सामने दिखने लगी कि बोलेरो जा रही है। तो वहां से सर हम लोग, अगर आप साइकोलॉग उस साइड सगुलमंग ऑपरेट किया हो, हम लमलाई पुलिस स्टेशन है वहां से एक अंदर रास्ता जा रहा है नंदम कुकी और थौबल की तरफ जो मिल जाता है। Yeah. तो वो लोग सर उसको उस रास्ते पे ले जाने लगे एंड हमारा धीरे धीरे डिस्टेंस कवर हो रहा था। ओपन एरिया है सर, मतलब दिल्ली की तरह तो है नहीं, वहाँ ओपन एरिया है, जंगल या मतलब वैसे खुला हुआ था एंड जो मेरा इलाका था वो प्लेन था। Yeah. तो खुला हुआ था, तो दूर दिखाई दे रही है मेरे को बोलेरो भी जा रही है वो, तो मैं भी लगा हुआ हूँ स्पीड से, हम 3 बैठे हुए आ रहा है, ठीक है। उनको पता नहीं है कि तुम आगे जाके रैली ड्राइवर भी हो। हैं? हाँ शायद उनको अभी तो पता नहीं है। ये मेरी वहाँ प्रैक्टिस चल रही थी। तो फिर क्या हुआ कि वो लमलाई से अंदर गए एंड उन्होंने देखा कि जब हम क्लोज हो गए तो उनको पता लग गया कि हम फॉलो कर रहे हैं। तो उन्होंने एक कट लिया सर और एक पहाड़ी थी साइड में, उस गांव बूढ़े को उन्होंने वहीं छोड़ा। इसमें बीच में मेरी पार्टी, देन लमलाई में जो पुलिस थी वो भी पीछे से आनी शुरू हो गई थी तब तक, एंड ये 3 बंदे थे इसमें जो उसको किडनैप करके लेके आ रहे थे, ये तीनों बंदे विद वेपन। और मेरा पहला ऑपरेशन था, उससे पहले मतलब जेएनके में कुछ इस तरह का कोई कांटेक्ट हुआ नहीं था। मैं, जैकी और मैथी हम तीनों, मैंने कहा कि चलो चलो भागते हैं। तो उसने, मैथी ने बोला कि साहब पहले जेसीओ साहब आ जाते हैं अपनी पार्टी लेके। मैंने कहा ये तो चले जाएंगे, ठीक है, एंड दिन की बात है ये। हाँ। तो वो ऐसे स्लोप पे चढ़ रहे हैं, हमने यहाँ रुके, हमने उसको बोला कि मेरे पीछे पार्टी आ रही है और आप कहीं मत जाना, आप यहीं रुकना, वो लोग आपको ध्यान रखेंगे, वो गाँव बूढ़े को। और उसके पीछे मेरे को बंदे दिख रहे हैं कि वो सामने पहाड़ चढ़ रहे हैं और तुम 3 आदमी दौड़ रहे हो। एंड हम 3 भाग रहे हैं और उधर से कुछ पिट पिट की आवाज आई। तो तो जैकी था, उसने मेरे गर्दन पकड़ी और नीचे बोला साहब फायर आ रहा है। मैंने कहाँ आ रहा है? तो बोला सर ये फायर, ये जो आवाज थी ना ये फायर है। बिकॉज उससे पहले तो मैं फायरिंग टीम में था बट मैं फायर सामने की तरफ कर रहा था, मैं कभी टारगेट नहीं था, ठीक है। तो अभी मेरे ऊपर फायर आ रहा था। तो उसने बोला कि, मैंने कहा अच्छा। तो पहले तो मतलब वो लगा मेरे को कि अरे मेरे ऊपर फायर आ रहा था, ठीक है। फिर मैंने कहा कि लेकिन ऐसे तो वो भाग जाएंगे। मैंने कहा चलो चलो चलो। इसी बीच में मैं मतलब ऐसे भाग जाएंगे वैसे मर जाएंगे। तो शायद सर उस एज में या उस जज्बे में ना आपको वो मरने वाला ध्यान आता नहीं है कभी, मतलब वो फीलिंग नहीं आती शायद, मतलब आपको ये होता है कि यार कि निकलने नहीं देना है, ठीक है। तो मैं उठे, हम फिर भागे और बट आप लोग क्यों फायर कर रहे थे? हमने किया उसके बाद, बट वो जो पहाड़ी थी वो ऐसे ही जाकर और ऐसे हो गई। जब हम ऊपर आए एंड उन्होंने यहाँ से फायर खोला हमारे ऊपर, तो हम नीचे स्लोप पे थे, हमने फायर किया, वो ऊपर से निकल गया उनके। हम जब नीचे आए तो तब तक वो गायब हो चुके थे। तो मैं सोचता रहा, मैंने कहा यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया कि बताओ पहली बार कांटेक्ट हुआ एंड कुछ हुआ ही नहीं है। फिर मैंने सीईओ को बताया, सीईओ ने बताया कि अरे नहीं ऐसे नहीं है, मतलब बट एटलीस्ट गुड तूने उसको बचा लिया एंड गाँव बूढ़े को, एंड वो सेफ है,
बाकी बंदे तो ये मिल ही जाएंगे यार, मतलब तू चिंता मत कर, मतलब किसी भी मिलिटेंट की लाइफ बहुत ज़्यादा होती नहीं है, वो यहाँ नहीं तो किसी और यूनिट में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, मारा जाएगा। तो इस तरह से शुरू हुआ सर पहला ऑपरेशन। फिर मैंने सभी गांव में सबको ये बताया कि देखो, आपसे कनेक्टेड अगर कोई मिलिटेंट है या आपके घर पे आता है तो आप मुझे पक्का बताएंगे, एंड जो मेरा कंपनी इलाका है ना, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें कोई गड़बड़ होगी तो मैं ढूंढूंगा, और मेरे का जितना भी मेरे में वो होगा मैं ढूंढूंगा, उसको पकड़ूंगा, एंड उस समय के क्या हालात होंगे उसके हिसाब से मैं अपना काम करूंगा, बट मैं छोड़ूंगा नहीं। तो मेरे इलाके में मुझे कोई ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि इस तरह का कुछ भी हो। और उसके बाद सर एक बार हुआ और मैंने उसको किया भी, मतलब 3-4 महीने तक मैंने उसको फॉलो किया उस चीज़ को, और ख़त्म किया वहाँ उसको। क्या था ये? सर सेम जैसे आपने पता होगा कि नॉन मणिपुरी वाला वहाँ पे काफ़ी बीच में इशू हुआ था। तो दोबारा से मेरे पास एक बार फ़ोन आया कि सर किसी बंदे को उठाकर लेके आए हैं और खामनलो कुकी की तरफ जा रहे हैं। तो खामनलो कुकी एंड ये वहाँ पे तांकुल गांव भी था सर। ये इलाका था जो पहाड़ के बीच में जाके अंदर की तरफ था, एंड उधर फिर पीछे की तरफ सारे जंगल थे। तो इन लोगों ने सोचा कि इन्होंने एक सीमेंट डीलर को उठाया सर इम्फाल से। एक नया ग्रुप था, कुछ महीने पहले ही ये लोग रेज हुए, अलग अलग ग्रुप से टूटे और इन्होंने एक नया ग्रुप बनाया, एंड कुछ महीने से, बट मेरे इलाके में नहीं थे ये, बाहर के इलाके में किडनैपिंग करना, किसी को एक्सटॉर्शन करना, मारना, ये सब इनका चल रहा था। इन्होंने इस बंदे को उठाया मणिपुर से और इसको लेकर ये उस जंगल में जा रहे थे। बीच में से जब मेरे इलाके से निकले तो मेरे पास फोन आ गया कि सर इधर से निकले हैं। मतलब उस तरह से लोकल्स जो थे उन्होंने बहुत हेल्प करी मेरी, मतलब बहुत हेल्प करी। कोई भी अगर मेरे कंपनी इलाके में कुछ भी होता था तो मेरे पास तुरंत मेरे पास खबर आ जाती थी कि यहाँ ये नया लड़का दिखा है या यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तो मैं फिर से वही, मैंने जैकी मैती उनको लिया और हम फिर भागे। एंड पीछे इस बार मदन साहब की टीम थी या श्रेष्ठा था, तो ये लोग आए। हमने फिर से देखा, उन्होंने जब देखा फिर अगेन फायर फाइट हुआ, बट वो कैसे देखा उनको? मतलब सर मेरे को इलाका तो अपना पता ही था, मुझे पता था कि खामनलो कुकी की तरफ जा रहे हैं, एंड खामनलो कुकी में एक उसके बाद में रोड नहीं है, फिर आप या तो उतरोगे किसी के घर में जाओगे या फिर आप जंगल में जाओगे। तो वो किडनैप करके उसको उतार के ले जा रहे थे? नहीं सर, ये गाड़ी में ही थे, गाड़ी में ही थे। जैसे इन्होंने देखा वो लास्ट वो आया, इनको इन्होंने गाड़ी रोकी और उसको छोड़ के भाग गए। मैंने उस बंदे को उठाया, सेम चीज सर रिपीट। उसको उठाया, वो बिल्कुल घबराया हुआ है, उसको लेकर आए हम पोस्ट पे। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर उसने बताया कि सर पहले एक्सटॉर्शन का थ्रेट आया था, फिर ऐसे हुआ, फिर इन लोगों ने मेरे को सीमेंट डीलर था वो नॉन मणिपुरी, तो कि इन्होंने मेरे को घर से किडनैप किया और मेरे को लेके जा रहे थे। फिर मैंने कहा यार कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे इलाके में मतलब इस तरह से कोई आया, कौन ग्रुप था। तो जो मेरे नेटवर्क था मैंने उनसे चेक किया तो पता लगा कि जो मेरे इलाके के आसपास वाले थे उनमें से नहीं था कोई ये। तो मैंने फिर किसी ने बताया कि सर ये एक नया ग्रुप है कि वो रेज हुआ है और ये उन लोगों ने किया है। तो मैंने कहा ठीक है। मैं आई टोल्ड माय सीईओ कि सर मैं जो इनका पूरा सीनियर वो है ना, मैं उनको ट्रैक करूंगा, क्योंकि नीचे वालों को पकड़ोगे फिर और कुछ कैडर आ जाएंगे, फिर और कुछ कैडर आएंगे, बट अगर आपने ऊपर से सिर उड़ा दिया तो आपने उस चीज को खत्म कर दिया। लगभग 4 महीने तक सर मैं इसको फॉलो करता रहा। मतलब मैंने लगभग 4 महीने, 4 से 5 महीने मेरे को ये पता लगता था कि ये लोग मणिपुर से नागालैंड गए हैं, नागालैंड से आसाम गए हैं, आसाम से कि इनका एक जो मेन बंदा था वो कहीं बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, थाईलैंड या फिलीपींस, देन वहाँ से फंडिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मतलब बहुत एक एक बंदे को मैं फॉलो कर रहा था। एंड मेरा ये था कि मैं जब ये 3-4 मेन जो इनके होंगे, एक इनका आर्मी चीफ था, एक इनका फाइनेंस सेक्रेटरी था और एक इनका जो चीफ मेन था, कि जब 3-4 होंगे तब मैं इनको पकड़ूंगा। फिर लगभग 4-5 महीने बाद मेरे सोच ने बोला कि सर इन्होंने एक घर ले लिया है और अभी ये उस घर में सेट हो गए हैं और आप आ जाओ।
एंड सर फिर लगभग 10-15 घंटे हम लोगों ने ट्रैवल किया, मेरी टीम ने। हम अगेन 6-7 बंदे लिए। मतलब मैं बहुत ज़्यादा बड़ी टीम नहीं लेता था, बिकॉज मुझे लगता था यार कि जितनी बड़ी टीम लोगे ना, उसका उतना ही कमांड कंट्रोल, बड़े सारे और इश्यूज हो जाते हैं। ये कहाँ एग्जैक्टली आप नहीं बताओगे, मुझे पता है कहाँ हुआ, तो बट ये 2 स्टेट छोड़ के कहीं और हुआ, करेक्ट? हाँ, मतलब सर तो बिकॉज मेरे को था कि मुझे को करना है, एंड ऐसे नहीं हो सकता कि यार मैं छोड़ दूंगा तुमको। मतलब तुम मेरे इलाके में आकर अगर तुमने ऐसा कुछ किया है तो मैं तुमको पकड़ूंगा तो हुई, अब मेरे को कहीं से पकड़ना पड़े। इनफैक्ट मतलब मैंने दिल्ली में यहाँ वहाँ सबसे कई सारे सोर्स वगैरह सबसे बात कर रखी थी कि अगर ये तुमको देखते हैं तो मुझे बताना, अगर जरूरत होगी तो मैं दिल्ली पुलिस के साथ आके ऑपरेट करूंगा, बट करूंगा। तो मेरी टीम पहुंची सर, पूरी रात हमने ड्राइव करी, काफ़ी और ड्राइव करी। हम लोग पहुंचे वहाँ पर, हमने जहाँ जहाँ जरूरत थी कोऑर्डिनेशन की वो हमने करी कि भाई ये है। एंड अगेन मतलब मेरे को सिर्फ पुलिस में भी फौज में भी बड़े अच्छे सीनियर्स मिले, उन्होंने बोला कि ठीक है आप ऑपरेट कर लो। हमने ऑपरेट किया सर, काफ़ी ड्राइव, और उसके बाद जब हम पहुंचे सर तो उसने घर दिखाया, सोचने कि ये घर है एंड इसमें है। अब वो घर सर बीच में बना हुआ था, आसपास और भी घर थे। तो मैंने अपनी टीम को बोला कि ठीक है एक काम करते हैं, तुम एंट्रीज पीछे कवर कर लो और आगे कवर कर लो। घर का मेरे को लेआउट नहीं पता था, और मुझे नहीं पता था कि घर में कितनी एंट्री कितनी है, बिकॉज मेरे लिए बिल्कुल नई जगह थी, नया वो था, कोई पहले की रैकी थी नहीं, और ना ही मेरे पास इतना टाइम था कि मैं आज इसकी रैकी करूं और फिर अगले दिन इसको वो करूंगा। तो मेरी टीम ने उसको कवर किया, मैं, जैकी और मैथी, हम तीनों गए सर। तो जो पहला मेन जो दरवाजा होता है हमने वो खोला तार से, और सामने देखा तो सामने सर पूरी एक फैमिली सो रही थी। ये रात का टाइम? हाँ, रात में सब 12-1 बजे okay. पूरी फैमिली सो रही थी। तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया। तो मैंने पूछा कि ये 4 बंदे कहाँ पर हैं, तो उन्होंने सर ने बताया कि पीछे हैं। तो एंट्री, तो उन्होंने बोला कि पीछे से है। तो वो क्या था सर कि एक घर में इस तरह से पार्टीशन था कि एक सामने से एंट्री थी और एक पीछे से एंट्री थी। हाँ, तो मैंने बोला यार कि मैंने कहा कि ठीक है तुम चुप रहो, और मैं इनको बाहर निकाला, और जो एक पार्टी बाहर थी उसको बोला कि इनको चुपचाप बैठा लो, बस आराम से, कुछ नहीं करना है। एंड देन हम पीछे आए सर, बट शायद उन लोगों को जो इतनी कार्रवाई हुई तो इन लोगों को कुछ पता लगा कि कुछ तो हो रहा है। तो जैसे ही हम एंटर हुए सर, पीछे से जब हमने फोर्स एंट्री करी, जैसे ही एंटर हुए तो ये चारों की चारों खड़े हो गए थे, खड़े हो चुके थे, खड़े होके, एंड 2 बंदे अपना हथियार उठा रहे थे। ये जो जैकी और मैथी थे, ये दोनों इन्होंने जंप किया, एक ने लेफ्ट राइट और दोनों बंदों को डाला नीचे। हाँ, अरे दे वर सो गुड, सो फास्ट। एंड मेरे पास AK थी, मैंने वो तीसरे बंदे को नॉक किया कि ठीक है, चारों के चारों वहां लेटे सर। हमने बैठाला, पूछा, चेक किया। आपने फायर नहीं किया? नहीं, लॉट ऑफ पीपल वुड हैव ओपन फायर, बिकॉज़ उन्होंने फायर नहीं किया सर, एंड हमारा ये था कि हमें मारना नहीं है। हाँ, बट ऐसे हाँ, मैं लेकिन अगर मैं खुद को अगर इमेजिन करूं उस फायर खुल जाता तो वो, एंड उनको मौका दिया नहीं हमने। बहुत क्लोज था सर। दूसरा सिविलियंस, पूरा इलाका सिविलियंस था। तो फिर क्या, तो बड़े सारे वेपन्स मिले सर, बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स मिले, बड़ी सारी और चीज़ें मिली। फिर हमने लिया, इनको डाला। हमारे पास 2 गाड़ियाँ थी सर, एक स्कॉर्पियो थी, एक जिप्सी थी, लेकर हम आए वापस। फिर पोस्ट पे हमने पूछताछ करी, एंड ही वाज सो गुड सर फॉर मी कि मैं हर दिन मतलब 2-3 दिन तक इससे पूछताछ कर रहा था। एंड वी इन्फॉर्म पुलिस ऐसे से है, एंड पुलिस ने बताया कि अरे यार इतनी, तुमने तो एकदम जैकपॉट मारा है। ठीक है कि हाँ, वो जो चीफ था और जो आर्मी चीफ था इनका, उन्होंने हमें सर लगभग 28 AK पकड़वाई। ओह माय गॉड। 12 या 13 बंदे पकड़वाए अलग अलग, कि आज वहां पे वो एक्सटॉर्शन के लिए आ रहा है,
तो मैं मेरी टीम मतलब हम जाके घर के अंदर बैठते थे और उसको पकड़ते थे जब वो पैसे लेने आता था। तो इस तरह से हुआ 1-2 बार, फिर कि वहां पर हैं बंदे, वहां हथियार हैं, वहां पर हैं। देन लेटर बाद में हमने उसको हैंडओवर किया उनको। तो ये वाला ऑपरेशन था जो बहुत ही मतलब काफी टाइम चला, काफी टाइम तक मैं फॉलो करता रहा। And ग्रेट यार, काफी ब्रिलियंट। उसमें हो रहा मतलब जैसे जिसमें मेरे को सेना मेडल मिला सर। इसमें नहीं मिला? नहीं सर, इसमें नहीं मिला था। सेना मेडल वाला इससे पहले हो चुका था सर ऑपरेशन मेरा। अच्छा। सेना मेडल वाला पहले हो चुका था। एंड उसमें अगेन सर कुछ इंसिडेंट हुआ मेरे इलाके में एंड वी फॉलोड कि भाई कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। फिर पता लगा कि ये बंदे कुछ टाइगर। इंसिडेंट एज इन, आप अगर बहुत ज्यादा नहीं बताना चाहते हैं तो कम से कम